यस स्टार्टेड सर। सबको मैसेज मिला है, एक बार देखो। ओके, लोगों को स्क्रीन शेयर है ना सर? ओके, चलो इसको करते हैं बंद। अच्छा, तो बात हो रहा है सर एलएलपी एक्ट का। किस एक्ट का? एलएलपी, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, बहुत ही भयंकर एक्ट है। भयंकर क्यों? ऐसे एक्ट इजी है, पार्टनरशिप का न्यू वर्जन। ऐसे पार्टनरशिप का न्यू वर्जन इसको बोलते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली इसके अंदर पार्टनरशिप का कैरेक्टर ही नहीं है। बस नाम में पार्टनरशिप, नाम में पार्टनरशिप है, काम का कंपनी है। नाम का पार्टनरशिप, काम का कंपनी। ठीक है, चलो मैं आपको फटाफट थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ, जो इतना दिन तक पढ़े हैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। जो लोग पहला क्लास किए हो उनको भी रिपीट हो जाएगा, थोड़ा सा कनेक्शन मिल जाएगा, और जो नहीं किए उनको भी खुशी। लास्ट फ्यू लेक्चर्स में, 2-3 क्लासेस में आपको एलएलपी एक्ट के बारे में बहुत सारा बातचीत किया। ठीक है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू एलएलपी, ठीक है, एलएलपी कब आया, कैसे आया, कितना सेक्शंस पढ़ना है एलएलपी के अंदर, ये लास्ट 2-3 क्लास में हुआ ना सर? अरे पूरी सी तो ठीक है। ऐसे चुप बैठते गुड हो, इवनिंग कभी कभी सर। लगता है कि मैं बना के बोल। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ठीक है, तो बेसिकली देखो सर, ये एलएलपी एक्ट, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2000 कब आया सर? 2008 में आया। ठीक है, इफेक्टिव फ्रॉम 2009। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा पढ़ा। इकोनॉमिक्स में फाउंडेशन में बोलता है कि अगर ऑप्शन पूछता है 2008 2009 को टिक मार, पर लॉ में 2008 लिखा है, 2009 नहीं लिखा। पागल है, 8 ही करना चाहिए। उसमें एलएलपी को 2009 बोला है। तो वो गलत बोला था, गलत बोला था। एक्ट 8 में आया है, तो एक्ट में एक्ट क्या है? एक्ट का नाम क्या है? एलएलपी एक्ट 2008 है कि 9 है? कंपनीज एक्ट 2013 है कि 14 है? 13 है। तो अगर एक्ट का नाम पूछे तो 8 ही बोलेंगे, 9 क्यों बोलेंगे? अगर क्वेश्चन मुझे पूछता है कि इफेक्टिव फ्रॉम बताओ, तो तब 9 बताओगे। किसी के कारण थोड़ी ना एक्ट का नाम बदल जाएगा। अगर किसी बुक्स में दिया भी है तो वो लोग गलत बोल रहे हैं कि एक्ट को कभी 2009 बोल ही नहीं सकते, क्योंकि एक्ट का नाम 2008 है। नाम कैसे बदल जाएगा? हाँ, नाउन कैसे बदलेगा तुम मुझे बताओ। हाँ, नाउन कैसे बदलेगा? नाउन है तो, ये तो नाम है इसका। चलो ठीक है। हाँ, जब क्वेश्चन पूछेगा तुमको इफेक्टिवनेस, तब ऑब्वियसली आप बोलोगे कि हाँ सर, कि ये 2009 से इफेक्टिव हुआ है। ऐसे इसका एक डिफरेंस है, बाकी चीजों के साथ थोड़ा सा दिया है। चलो मैं आपको थोड़ा डिफरेंसेस बताता हूँ। ये जो एलएलपी और पार्टनरशिप का क्या डिफरेंसेस है, माने क्यों कोई बिजनेस एलएलपी बनाना चाहता है पार्टनरशिप की जगह, और एलएलपी के साथ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का क्या डिफरेंसेस। ऐसे आप लोगों को पता चल गया है, क्योंकि लास्ट क्लासेस में इस तरह का डिस्कशन हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पॉइंट उठा के बात किया है, तो चलो हम भी उठा के ही बात करते हैं। ठीक है, तो आपको माने ये दोनों का डिफरेंस का भी पता लग जाएगा, और फिर बाद में जो टॉपिक बाकी है लीगली वो भी बात करते हैं। थोड़ा क्या हो जाएगा, डिफरेंस भी पता हो जाएगा, और साथ साथ में रिपीटेशंस भी हो जाएगा टॉपिक का। बुद्धिमान है ना सर? है ना? अच्छा बुद्धि लगाया मैंने। सर डिफरेंस विथ अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की क्या डिफरेंस है एलएलपी के साथ पार्टनरशिप का? जैसे मानो किसी का पुराना पार्टनरशिप एक्ट में बिजनेस चल रहा है, तो उनको ऐसा क्या रीजंस पड़ जाएगा कि पुराने पार्टनरशिप एक्ट से वो न्यू पार्टनरशिप एक्ट में क्यों शिफ्ट होना चाहेगा? ऐसा क्या चीज है जो उसको बाध्य करेगा? बाध्य तो नहीं करता है, बट उसको बेसिकली फोर्स करेगा, इन्फोर्स करेगा एक तरह से, कि भाई कर लो भाई, एलएलपी में कन्वर्ट हो जाओ। ऐसे कौन सी चीज है? लायबिलिटी, वेरी गुड सर। लायबिलिटी, बॉडी कॉर्पोरेट नेचर्स, बिजनेस का एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पार्टनरशिप बिजनेस प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से बिलोंग नहीं करता, और अनलिमिटेड लायबिलिटी स्ट्रक्चर में बना हुआ है, जो बात उठाया इसने। ठीक है, बहुत अच्छा बात सर। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, कोई भी आपके बिजनेस पे पैसा लगाना चाहता है तो वो थोड़ा सा दिक्कत में पड़ जाता है। नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस को एक नेगेटिविटी क्या है, कि इसमें पार्टनर्स को अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। जो बिजनेस का पार्टनर होता है ना,
बिजनेस का लायबिलिटी, पार्टनर्स का लायबिलिटी सेम, मैंने हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सपोज यहाँ पर आप लोग तीनों मिलके मानो एक पार्टनरशिप बनाया 1932 के हिसाब से, ठीक है, 1932 वाला पार्टनरशिप के हिसाब से। अब इसमें आप लोग जो तीनों मिलके पार्टनरशिप बनाया और इसमें मानो आप तीनों मिलके बिजनेस पे 10-10 लाख करके लगाया, ठीक है, 10 लाख ईच, थ्री फ्रेंड्स मिलके एक बिजनेस बनाया, 10 लाख ईच करके दिया, ठीक है, थ्री फ्रेंड्स, तो टोटल बिजनेस में कितना दे दिया, 30 लाख दे दिया, ठीक है, तो 30 लाख इनका टोटल कैपिटल हो गया। अब मानो मार्केट में लाइबिलिटी बनाया इन लोगों ने, 10 लाख का मानो लोन है, ठीक है, अब 10 लाख के लोन के टाइम पे मानो ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर, ठीक है, तीनों ने मिलकर ही लोन लिया था। अब लोन रिपे करने के टाइम पे सी हाथ खड़ा कर दे रहा है, तो पूरा का पूरा लाइबिलिटी एक को आ जाएगा, पर्सनल लाइबिलिटी हो जाता है। पूरा का पूरा लाइबिलिटी बी को भी आ सकता है, मैंने ए बी को आ सकता है। अगर बी बोलेगा हम नहीं दे सकते तो ए को देना पड़ेगा। रिस्क इज वेरी मच, धोखा दे ही देता है ना आखिर पार्टनर, लाइफ पार्टनर की बिजनेस पार्टनर। हाँ बहुत धोखा देता है। चलो मजाक, जोक से पार्ट, बट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। सो एबीसी तीनों मिलके बिजनेस में पैसा लगाया। अगर आप पार्टनरशिप में हो तो कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉब्लम हो जाता है कि इस तरह का सिचुएशन, इसलिए मॉडर्न डे में जिसको बिजनेस को मैंने हाईफाई करना है, थोड़ा डेवलप स्ट्रक्चर में लगाना है, ठीक है, इवन इन्वेस्टर का पैसा चाहिए होता है कि भाई इन्वेस्टर मेरे बिजनेस पे आए, इन्वेस्ट करे, तो आपको ना एक बॉडी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट माने जिसके नाम पे बिजनेस बन सकता है, जिसके नाम पे अकाउंट हो सकता है, माने बिजनेस के नाम पे लोन ले सकता है, प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो सकता है, माने कंपनी या जैसे कंपनी के केस में होता है, ठीक है, एक कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी का एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। सिमिलरली एक एलएलपी भी एक कंपनी माने कंपनी की तरह ही एक सेपरेट लीगल एंटिटी का एक सही एग्जांपल है, माने लीगली वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाता है। ऐसे पार्टनरशिप भी सेपरेट लीगल एंटिटी है। जब हम लोग अकाउंटेंसी करते हैं तो उसमें जर्नल एंट्री करने के टाइम पे तो वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी है, तभी हम लोग कैपिटल को लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, लेकिन वो सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। वास्तव में एक इंडिविजुअल बिजनेस या पार्टनरशिप बिजनेस उसके ओनर से कभी अलग हो ही नहीं पाता। तो समझ में आया कुछ? স্যার একটা ডিফারেন্স এটা বলা যেতে পারে কি যে মানে পার্টনারশিপ বিজনেসের ক্ষেত্রে পার্টনারশিপ ফান্ড কখনো লোন পাবে না, whereas এলএলপির ক্ষেত্রে এলএলপি যে ফান্ড Exactly, ফান্ডটা লোন পেয়ে যাবে एग्जैक्टली ফ্রম ব্যাংক কিংবা কোনো ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন থেকে Exactly. প্রাইভেট মানি एग्जैक्टली मतलब यही है सर, ठीक है। नॉर्मल बिजनेस के केस में एक पार्टनर को लोन मिलता है, पार्टनरशिप फार्म ओवरऑल ए का स्ट्रक्चर देखेगा, बी का फाइनेंशियल पार्टनर्स, ठीक है, अगर पार्टनर का फाइनेंशियल कंडीशंस एक सिचुएशनल माने अच्छा है तो फिर बैंक उनको तभी जाके लोन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ एलएलपी पार्टनर्स का मैटर नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट माने एलएलपी एज ए बिजनेस कंप्लीट तरीके से बैंक चेक करेगा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चेक करेगा। इवन इवन आपका जो भी लाइक जैसे इसमें होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, अरे वेंचर कैपिटलिस्ट फंड, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड लाइक जो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, उनको थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट फंड वाले होते हैं उनको ना एक शेयर होल्डिंग पैटर्न चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? शेयर होल्डिंग पैटर्न। लेकिन क्योंकि पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप पे तो शेयर होल्डिंग नहीं होता, ये एलएलपी का एक प्रॉब्लम भी है। पार्टनरशिप पे तो शेयर होल्डिंग कहाँ से लाओगे, क्योंकि है तो पार्टनरशिप। शेयरिंग रेशियो तो ये करा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज अ डिफरेंट थिंग एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न इज अ डिफरेंट थिंग ना। तुम्हारा किसी बिजनेस में शेयर होल्डिंग है और तुम किसी बिजनेस का पार्टनर हो, उसमें तुम प्रॉफिट शेयर करते हो, दोनों चीज सेम हुआ क्या? हाँ सर, प्रॉफिट शेयर्स करना मतलब वो तो पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस का एक ट्रू ट्रू टेस्ट है जिसमें प्रॉफिट शेयर कंपलसरी है। हाँ, और शेयर होल्डिंग का मतलब है क्या, उसका हम उसका ओनर है। इवन जरूरत पड़ने से बिजनेस का, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर बिजनेस का शेयर होल्ड करता है, ठीक है। अब वो जितना शेयर होल्ड करेगा, बिजनेस जिस तरह से प्रॉफिट करेगा उस हिसाब से वो डिविडेंड वगैरह पाएगा, ठीक है। वो बिजनेस का एक कंट्रोलिंग अपने पास रखता है। जैसे हम लोग जब किसी बिजनेस में इक्विटी में पैसा डालते हैं तो हम बिजनेस का शेयर होल्डर बनते हैं, लेकिन पार्टनरशिप पे हम पार्टनर बनते हैं। तो देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। और जब कोई बड़ा बिजनेस किसी बिजनेस में इन्वेस्टर बनना चाहता है, उनको पार्टनर नहीं बनना होता है, ठीक है।
they want equity, they don't want partnership, क्योंकि पार्टनरशिप का लोचा अलग हो जाएगा। मेंटेलिटी मैच करना है ना, अगर 4 लोग एक मिलके पार्टनरशिप बनाना चाहता है तो सबका एक मेंटेलिटी मैच होना चाहिए। और इक्विटी के केस में मेंटेलिटी चाहे भाड़ में, तुम्हारे बिजनेस है, मैं पैसा लगाऊंगा, प्रॉफिट होगा तो मैं अपना हिस्सा लेके रहूंगा, बाद में ऑब्वियसली लॉस होगा तो भुगतना पड़ेगा। पार्टनरशिप में भी सेम है, देखो बिजनेस प्रॉफिट के लिए होता है, हर कोई बिजनेस में प्रॉफिट के लिए ही पैसा डालता है, ठीक है। मेन तो बिजनेस, ये सभी प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए होता है, लेकिन फिर भी वहां पर क्या है, तुमको एक शेयर होल्डिंग पैटर्न मिलता है कंपनी के केस में, लेकिन पार्टनरशिप में तुमको शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं मिलता है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम। अदरवाइज एलएलपी इज बेटर देन पार्टनरशिप as well as better than individual structure, ये मैं पहले भी क्लास में बोलता था। सर যেটা এইমাত্র বলতে যে ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট ফার্ম, কোন ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট ফার্মের কাছে যদি আমরা আমাদের প্রত্যেকটি গেলাম ইনভেস্টমেন্টের জন্য, তো তারা in case of চাই rather than share of हाँ, in case of LLP तुम्हारे पास चांसेस फिर भी है कि तुम वेंचर कैपिटल का फंड ले सकते हो। पार्टनरशिप के केस में तो वो करेगा ही नहीं, क्योंकि वो भी तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का भागीदार बन जाएगा। Yes. एलएलपी के केस में फिर भी तुम्हारे पास चांस है कि भाई हाँ, अगर तुम्हारे बिजनेस ठीक ठाक है तो अभी वो एक पार्टनर के हिसाब से भी आना चाहेगा, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी है। और अगर मानो पार्टनरशिप, पुराना पार्टनरशिप जैसे कि ये वाला ओल्ड पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट, उसमें तो वो इन्वेस्ट करने के लिए आना ही पसंद नहीं करेगा, है ना, समझ रहे सर। तो वही चीज देखो, रेगुलेटिंग एक्ट क्या है एलएलपी का 2008 वाला, और पार्टनरशिप फॉर्म 1932 वाला। बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, जैसे कि बॉडी कॉर्पोरेट इन द सेंस कि आप अपने नाम पे सब कुछ कर सकते हो, बट पार्टनरशिप फॉर्म अपने नाम पे कुछ नहीं कर सकता, इंडिविजुअल पार्टनर से ही उनका पहचान है, ठीक है। वास्तव में कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के टाइम पे होता है, ठीक है। अदरवाइज लीगली कोई स्ट्रक्चर उसमें बनता नहीं है। Separate legal entity is a legal entity separate from its member. It's a group of person with no separate legal entity. Group of person, कोई separate legal entity यहाँ पर बन नहीं रहा है। ABC पार्टनर है, वो तीनों मिलके एक काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें उसके केस में उसका बिजनेस उससे अलग नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मैंने वो उसका जिगरा उसके साथ ही है जिगरा को अलग नहीं कर पा रहा। यस सर, जिगरा है ना लेकिन इस केस में जिगरा अलग हो जाता है। जिगरा समझते हो ना, ठीक है, जो तुम्हारे जिगर से नजदीक होता है, ठीक है। चलो, क्रिएशन क्या बताते हैं, इट इज क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस, ठीक है। इट इज क्रिएटेड बाय अ लीगल प्रोसेस कॉल्ड रजिस्ट्रेशन अंडर एलएलपी एक्ट 2008। आपको एलएलपी एक्ट के तहत, आपको मैं दिखाया था लास्ट क्लास में, याद है, एमसीए के साइट में जाके आप एलएलपी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। মানে স্যার আনটিল আনলেস এলএলপি অ্যাক্টের আন্ডারে রেজিস্টার্ড হচ্ছে, ওটা রেকগনাইজ করা হবে না। কোনটাকে স্যার কোন ফান্ড যদি এলএলপি হতে চায়, ওটাকে এলএলপি অ্যাক্টের আন্ডারে নিজেকে রেজিস্টার করা यस, তবেই ও রেকগনিশন পাবে, নালে পাবে না। বাট নরমাল পার্টনারশিপ के केस में ऐसा कोई मैंडेटरी लॉ नहीं है, मैंडेटरी लॉ नहीं है। इवन वर्बल एग्रीमेंट में भी पार्टनरशिप हो सकता है, Yes. ठीक है। हम 3 दोस्त यारी है, चलो करते हैं काम, डाब बेचेंगे, चलो गर्मी बहुत है, बेचोगे डाब, चलो पार्टनरशिप खोलते हैं, बहुत चलेगा। गर्मी है, पेट का भी खराब हो रहा है सबका गर्मी में थोड़ा सा उल्टा सीधा, शादी का टाइम भी चल रहा है, सीजन चल रहा है, शादी कर खा रहा है, पेट गर्म कर रहा है, ठीक है। शादी का टाइम नहीं चल रहा है, सीजन, ठीक है, ठीक है। उसमें लोग जा रहे हैं, मसालेदार खाना खा रहा है, एक तो गर्मी, ऊपर से मसाला, अंदर से गर्मी, ठीक है, बाहर से भी गर्मी, डाब बहुत दिखेगा, ठीक है। चलो डाब का पार्टनरशिप खोलते हैं, तो कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, हाँ, डाब एंड एसोसिएट्स नहीं, उसका नाम दे दो वी आर नारियल पानी वाला एंड एसोसिएट, ठीक है। वी आर, आई एम तो नहीं बोल सकते, गाना एक लाइन है सर, आई एम नारियल पानी वाला, ठीक है, एक गाने का से तो हम लोग नाम दे सकते हैं वी आर नारियल पानी वाला एंड एसोसिएट्स, ठीक है। अच्छा, तो इट इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स, ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के बारे में, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है भाई, बिना रजिस्ट्रेशन का एलएलपी बन ही नहीं सकता, ठीक है। एलएलपी कैन शू एंड कैन बी शूड इन इट्स ओन नेम। एलएलपी को कोर्ट पे लेके जाया जा सकता है, एलएलपी भी चाहे तो किसी को कोर्ट पे ले जा सकता है, दैट्स अ वेरी सिंपल मतलब, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इज वॉलंटरी, ओनली द रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कैन शू द थर्ड पार्टीज। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी है,
जो 1932 पार्टनरशिप एक्ट के तहत रजिस्टर करेगा वो फर्म किसी के अगेंस्ट में केस कर सकता है। फंस गया तो क्या, फंस गए ओबामा, ठीक है, फंस गए तो फंस गए ओबामा, और क्या। देखा वो मूवी? लेकिन अगर इसमें कोई धोखाधड़ी करता है तो ये केस नहीं कर सकता है। कुछ नहीं, प्रमाण ही नहीं दे पाओगे, प्रूफ क्या दोगे? यस सर, एग्जैक्टली। वो फ्रॉड करेगा तो उस पे केस कर ही सकता है, लेकिन वो किसी पे केस करने जाएगा तो उसका प्रूफ मांगेगा। एक्सिस्टेंसी। ठीक है, बताओ तुम कौन हो, बताओ तुम कौन हो। नहीं सर हम तीनों मिलके बिजनेस करते हैं। अच्छा है, तो फिर पूछेगा, ऐसा नहीं, कोर्ट पूछता है तो बोलेगा भाई क्या बिजनेस करते हो। अगर सबका बात टैली करता है तो कोर्ट फिर भी उस चीज को सुनने का कोशिश करता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल नो दैट अंधा कानून है ना, द लॉ इज ब्लाइंड, है ना। ब्लाइंड क्यों? तथ्य प्रमाण देना पड़ता है, समझ रहे सर। अब तथ्य प्रमाण से प्रॉब्लम यही होता है कि अगर तथ्य प्रमाण आप नहीं दे सकते तो फिर कोर्ट के लिए चीज प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर आप बिजनेस को बड़े लेवल में लेके जाना चाहते हो तो हर चीज का रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। और अगर आप बोलोगे नहीं सर इतना कौन माथापच्ची करेगा, रहने दो, जैसे मेरा छोटा मोटा चल रहा है, ठीक है, तो चलाओ ना सर, ठीक है, दाल भात खाओ, ठीक है, हरि का गुण गाओ, समझे कि नहीं? ठीक है, ओके। अच्छा, परपेचुअल सक्सेशंस, बिजनेस का ओनर, द डेथ। देखो सर मजाक मजाक से पॉइंट समझा करो सर, मजाक तो मैं करता रहता हूँ ये सब लॉ के क्लास में, ठीक है। द डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर डज नॉट अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस ऑफ एलएलपी। मेंबर्स में ज्वाइन और लीव बट इट एग्जिस्टेंस कंटिन्यूअस फॉरएवर। मेंबर का आना जाना चलता रहता है बट एलएलपी का एग्जिस्टेंस हमेशा रहता है। पार्टनर्स के केस में ऐसा नहीं है पार्टनर गया तो पार्टनरशिप भी गया। किसी एक पार्टनर का डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप खत्म हो जाता है। तो इन दैट केस लायबिलिटी गुलो तो তাহলে অন্য পার্টনার ऑब्वियसली अनलिमिटेड लायबिलिटी, वेरी गुड क्वेश्चन सर। अगर मानो एबीसी पार्टनर है, ए टपक गया, ठीक है, एबीसी पार्टनर है, ए टपक गया, टपक मैंने समझ रहे हो ना सर, ए का डेथ हो गया, ठीक है, गर्मी है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कुछ भी हो सकता है। सर आप किसी को भी मार दे रहे हो, अरे भाई इंसान का मरना तय है, बाकी कुछ तय होना हो, ठीक है, ये फिक्स्ड है। हाँ, जो आया है वो जाएगा, बाकी बीच में क्या होगा पता नहीं, इसलिए इस चीज में कॉन्फिडेंस है, ठीक है। जिंदगी में कुछ बन पाए ना पाए, मरना है ये फिक्स है, इसका खुशी मनाना चाहिए। खुशी क्यों नहीं मनाना चाहिए? खुद का मौत का खुशी मनाना चाहिए। हाँ, अपना डेथ सेलिब्रेट करो। एक इंटरेस्टिंग चीज बता, अभी अभी कुछ देर पहले इस चीज के बारे में थोड़ा सा मैंने बात चल रहा था कहीं पर, तो मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा नहीं बोलूंगा, फिलोसॉफिकल हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बोलते हैं कि इंसान का जब जन्म होता है तो लोगों पे मिठाई बांटा जाता है, वी डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, बट इंटरेस्टिंगली जिसका जन्म हुआ उसको नहीं मिलता, ठीक है। जब किसी का एक टाइम के बाद डेथ होता है तो लोगों को घर पे बुला के खिलाया भी जाता है, खीर भी बांटा जाता है ना। मर गया है अब नॉर्मल करना है, लेकिन वो खीर भी उसे नहीं मिलता। तो तुम्हारा जन्म का भी खुशी नहीं मना पाया, तुम्हारा डेथ का भी खुशी नहीं मना पाया, इसलिए डेथ होगा इसका खुशी मना। समझने वाला समझ जाएगा, जो नहीं समझेगा नहीं समझेगा, क्या हो सकता है, ठीक है। স্যার বলছি রিলেটিং পারপেচুয়াল সাকসেশন हाँ। দেখলাম যেটা স্যার আপনি স্টার্টিং এ একটা পয়েন্ট বললেন এবিসিবি যদি পার্টনার থাকে সাপোজ 10 লাখ টাকা লাইবিলিটি প্রাইস করে গেছে পার্টনারশিপ অ্যাক্টের ক্ষেত্রে বলছি, তো স্যার পিআরসি হাত তুলে দিল আমি দেবো না দিতে পারবো না, তো ইন দ্যাট কেস তাহলে এর উপর পুরো লাইবিলিটি পুরো চলে আসে Obviously, আনলিমিটেড हाँ, লাইবিলিটি हाँ, एकदम। এর জন্য whereas এলএলপি এর ক্ষেত্রে এরকম কিছু नहीं, হবে না। एलएलपी के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ए टपक जाने से बी सी पे पूरा लाइबिलिटी आ जाएगा, अगर ए भी टपक गया तो सी के ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगा। इन केस ऑफ पार्टनर्स, इन केस ऑफ नॉर्मल पार्टनरशिप मैंने 1932 और पुराना वाला, ठीक है। इसलिए बोला था डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर्स में अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस, इट हैज नो परपेचुअल सक्सेशन।
अगर एबीसी में ए चला गया ना तो आगे जाके बीसी सेम पार्टनरशिप को कैरी ऑन नहीं कर सकता। कुछ भी लिख दिया मतलब जैसे कि हम एक पार्टनर है किसी एग्रीमेंट में हम लिखे कि अगर हम इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो जाए या ऐसा कुछ भी हो जाए तो या हम किसी लोन भी ले रहे हैं तो जो कुछ भी हो रहा है पर हम उसमें अपना लायबिलिटी लिमिटेड रखना चाहते हैं। कैसे करोगे? पार्टनर से एग्री कर रहे हैं नहीं, कभी नहीं हो सकता। पार्टनरशिप का बेसिक नेचर में नहीं है, पार्टनरशिप एक्ट के नेचर में नहीं है। पार्टनर कैसे एग्री करेगा? तुम अगर, हाँ अगर तुम मानो माइनर हो, ठीक है, हाँ अगर तुम माइनर हो तो बेनिफिट का पार्टनर बन सकते हो, लायबिलिटी का नहीं। ऐसे केस में पॉसिबल हो सकता है। এটা করতে চাইছে পার্টনারশিপ অ্যাক্টের আন্ডারে পার্টনারশিপ ফার্ম যখন আমরা ক্রিয়েট করছি নট নেসেসারি যে সবসময় পার্টনারশিপ অ্যাক্টের আন্ডারে রেজিস্টার করতে হবে। তো ধরুন স্যার রেজিস্টার্ড হলো না, যাকে আমি থার্ড পার্টিকে সু করতে পারি। আনটিল এন্ড আনলেস আমি রেজিস্টার করছি পার্টনারশিপ অ্যাক্টের আন্ডারে, আমি থার্ড পার্টিকে সু করতে পারবো। ইন দ্যাট কেস ও যে প্রশ্নটা করলো সেই ক্ষেত্রে কি করা হয়, সেই ক্ষেত্রে কি হতে পারে? নরমাল একটা ভার্বাল এগ্রিমেন্ট, এই যে এই মত যে একটা एग्जांपल নেওয়া হলো যেটা ভার্বাল এগ্রিমেন্ট প্রুভ करना पॉसिबल नहीं है सर। সেটাই স্যার আর কি মেইন মানে ভার্বাল এগ্রিমেন্ট में तुम মানে माथा फट जाएगा तुम्हारा, মানে এটা গাজুরামি ব্যাপার। हाँ माथा फट जाएगा तुम्हारा। एक लॉयर कुछ बोलेगा तो उसका लॉयर कुछ बोलेगा, चलता रहेगा, बहसबाजी चलता रहेगा, बहुत मुश्किल होता है। गाजुरामी ব্যাপার। हाँ ठीक है। तो डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी द पार्टनर्स में अफेक्ट्स एग्जिस्टेंस, इट इज नो परपेचुअल सक्सेशन। पार्टनर एक का कुछ हो गया, मैंने समझो कि पार्टनरशिप खत्म। अब अगर मानो एबीसी में ए चला गया, बीसी जिंदा है, बीसी अपना न्यू पार्टनरशिप बनाएगा, वो वाला पार्टनरशिप नहीं रहेगा। কিন্তু লায়াবিলিটি গুলো তো পে অফ করতেই হবে। हाँ वो करना पड़ेगा क्योंकि वो पुराना उस टाइम का लायबिलिटी है। तुम नया पार्टनरशिप बनाओगे, तुम बना सकते हो, लेकिन इसका मतलब पुराना पार्टनरशिप का लायबिलिटी तुम एंड नहीं कर सकते। उसके लिए तुमको बैंक या जिसके पास भी तुम्हारा लायबिलिटी हो तुमको छोड़ेगा नहीं। तो एग्जाम नहीं चलेगा, कंप्लीट जमा कर घर चलना। क्लास गुड, वेरी गुड। The death, insanity, retirement, insolvency of the partner does not affect the existence of LLP. Members may join or leave, but its existence continues forever. याद रहेगा सर? ठीक है। Name of the LLP to contain the word LLP, माने नाम के पीछे, ठीक है, LLP लगाना पड़ता है, ठीक है। सपोज ABC एंड कंपनी, फिर आप बाद में लिखो LLP, ये वर्ड लिखना जरूरी होता है, ठीक है। आजकल बहुत ज्यादा जगह में दिखता है। अगर आप थोड़ा सा अपना आंख कान खुला रखते हो तो जैसे पहले कंपनी वर्ड बहुत ज्यादा दिखता था, अभी एलएलपी वर्ड ना डे बाय डे बढ़ रहा है सर, ठीक है। আরেকটা কথা স্যার, পিসি আসার পর থেকে তো স্যার মনে হয় অনেক কোম্পানি ফর্ম হচ্ছে, 1% কোম্পানি আসার পর থেকে। अरे रुक जा, मैं एक चीज दिखा रहा हूँ तुमको। ऐसे ही मेरे को नजर आया था तो मैं सोचा कि अगर ये यहाँ से EM बाईपास पकड़ के अगर जाओगे ना, ये बड़ा फेमस एक ढाबा बना है साइंस सिटी के रोड पे, उल्टाडांगा से बस बाईपास पकड़ना है तो वहां पर एकदम रोड के ऊपर बहुत फेमस ढाबा बना है, काफी लोग खाते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव भी है मोस्ट प्रोबेबली, थोड़ा सा मे भी, ठीक है। तो इसमें ना इसका नाम में ये लिखा रहता है, ये बाईपास ढाबा अभी यहाँ पर दिख नहीं रहा है, बट इसके नाम के आगे ना ऐसे LLP वर्ड लिखा रहता है। ये बहुत ही मतलब बेसिकली एक बैंक्वेट टाइप का ढाबा है, ठीक है। मैंने वो बोलता है ना उसको क्या बोलते हैं, बुटीक, बुटीक रेस्टोरेंट होता है ना, काफी फैंसी स्टाइल में बनाया गया है इसको, लेकिन ये भी LLP स्टाइल में बना है, ठीक है। तो दिखा था, मैं इसलिए सोच रहा था कि आप लोगों को दिखा दूं, बट अभी यहाँ पर दिख नहीं रहा है और कभी कभी इमेज गायब हो जाता है। मेरे को पहले भी एक बार मिला था, जब ये छोड़ो बाईपास ढाबा, खाने मत चले जाना। हाँ हो सकता है, पता नहीं, अभी गर्मी में लाला टपक गया। ये ढाबा का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है सर फ्री में, ठीक है। चलो अच्छा, नेम ऑफ द LLP टू कंटेन द वर्ड LLP एज सफिक्स, नाम के पीछे लगाएगा। नो गाइडलाइंस, ऐसा कुछ भी गाइडलाइंस 1932 पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है। द पार्टनर्स कैन हैव एनी नेम एज पर देयर चॉइस, कुछ भी नाम हो सकता है, फिर भी पॉपुलर, हाँ वो सब नहीं कर सकता, ठीक है। जो मना है उसको छोड़ के, जो मना है ऐसा एक लिस्ट होता है, जैसे इंस्टीट्यूशंस इस तरह का नहीं हो सकता। जैसे बहुत सारे कोचिंग क्लासेस अपने नाम में ना ऐसे लिखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट, ठीक है,
ये सॉल्ट लेक में भी भरा पड़ा है, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे नहीं IIMH लिख सकता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हाँ लिख सकता है, ठीक है। नॉर्मली इंडियन इंस्टीट्यूट ये वर्ड अगर गवर्नमेंट परमिशन नहीं है तो आप नहीं लिख सकते, लेकिन आजकल लोग एक फैशन में लोगों को मैंने क्या बोलेंगे सर टोपा पहना के लिए, ठीक है, तुमको बकरा बनाता है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट बोलते हैं जैसे IIM IIT का ख्याल आता है ना, इस तरह से करता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये इंस्टीट्यूट वर्ड हर कोई नहीं दे सकता, और इंस्टीट्यूट फिर भी दे सकता है, इंडियन इंस्टीट्यूट तो वर्ड नहीं देना चाहिए, इसके बारे में लॉ भी है, लेकिन क्या है ना इंडिया है सब चलता है अच्छा, इतना गलत चीज होता है ना, किसको पकड़ो और किसको ना। लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर लिमिटेड टू द एक्सटेंट टू द एग्रीड, अच्छा लाइबिलिटी के बारे में क्या बोलता है, बहुत सिंपल है, यही LLP और पार्टनरशिप का बेसिक डिफरेंस है। लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर लिमिटेड टू द एक्सटेंट टू द एग्रीड कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ विलफुल फ्रॉड, ठीक है, मैंने लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर लिमिटेड टू द एक्सटेंट टू द एग्रीड कंट्रीब्यूशन, ABC मिलके एक LLP बनाया, ठीक है, इसमें ये लोग जितना कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है, उतना कंट्रीब्यूशन ही उनका उनका लाइबिलिटी है। सपोज मार्केट में इन तीनों का मैं आपको जैसे बता रहा था कि 10 लाख ईच, एग्जांपल के लिए मैंने अभी दिया था 10 लाख ईच, मैंने 3 पार्टनर है तो 30 लाख ये लोग कंट्रीब्यूट किया था। अब मानो मार्केट में लाइबिलिटी है इनका 20 लाख का, से फॉर एग्जाम्पल 20 लाख का, ठीक है, अब एक एक पार्टनर का तो 10 लाख है, मार्केट में लाइबिलिटी है 20 लाख का। अब बैंक किसी को बोलता है, किसी ए पार्टनर को बोलता है कि भाई आपका बिजनेस का 20 लाख मार्केट में लाइबिलिटी है, आप पे करो, वो बोलेगा नहीं नहीं, मानो कि ये जो 10 लाख एग्री हुआ है, ये 10 लाख एग्री में ये बोला है कि 10 लाख ये कंट्रीब्यूट करेगा, अभी तक किया नहीं है, तो अगर पार्टनरशिप माने LLP किसी भी पार्टनर को बोलता है कि मार्केट में लाइबिलिटी है आप रीपे करो, तो वो उतना ही रीपे करेगा जितना इनका कंट्रीब्यूशन पे कॉन्ट्रैक्ट में बोला हुआ है, इससे 1% ज्यादा वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। अगर वो बोला कि हाँ मैं 10 लाख टका कंट्रीब्यूट मेरे को और करना चाहिए एज पर द एग्रीमेंट, तो वो करेगा, और अगर ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन के एग्रीमेंट नहीं है तो फिर माने जिसने लोन दिया वो फंसेगा। 20 লাখ টাকা সাপোজ ও লাইবিলিটিটা রয়েছে, এবারে 20 লাখ টাকা লাইবিলিটি তো এই তিনজনকে মিলিয়ে পে অফ করতে হবে, तीनों को मिला के करना है, एक्चुअली ये लाइबिलिटी पार्टनर्स का नहीं है, ये लाइबिलिटी एलएलपी का আছে। तो सर एलएलपी अच्छा ठीक है नहीं नहीं तू बोल सर लोन लायबिलिटी 40 लाख का हो और एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन सिर्फ 30 लाख का, और ये एकदम पहली बार बना, ऐसे नहीं कि प्रॉफिट अगर पहली बार बनाया उसका लोन 40 लाख का है, 30 लाख का कंट्रीब्यूशन है, तो 10 लाख का भरपाई कहां से हो? 10 लाख का भरपाई LLP के एसेट से हो सकता है, जो LLP के नाम पे एसेट्स हो, यानी ABC के नाम पे नहीं, LLP के नाम पे। अगर मानो 30 लाख का इनका कैपिटल स्ट्रक्चर है और 40 लाख का मार्केट में लोन है, चलो गुड क्वेश्चन, अब 40 लाख का लाइबिलिटी है तो 40 लाख लाइबिलिटी के लिए ये 3 पार्टनर से मे भी 30 लाख ही रिकवर हो पा रहा है, बट स्टिल 30 लाख माइनस करने से स्टिल 10 लाख, ठीक है, ज्यादा हो गया। अब ये 10 लाख कहां से आएगा, किसी भी पर्सनल प्रॉपर्टी में हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है, ये लिमिटेड लाइबिलिटी का खूबी भी है, ठीक है। अब जिसने लोन दिया था वो भुगतेगा, अब जो लोन दिया था उस टाइम पे क्या वो LLP का एसेट्स चेक किया था, मॉर्गेज रखा था, अगर मॉर्गेज रखा है एसेट चेक किया था तभी होगा, अगर अनसिक्योर्ड होगा तो फिर अभी कोर्ट केस चलेगा अगर अनसिक्योर्ड होगा तो कोर्ट केस चलेगा। বেসিক্যালি মেইন পয়েন্টটা হচ্ছে মানে যতটা ক্যাপিটাল কন্ট্রিবিউশন থাকবে ততটাই ওদের লাইবিলিটি থাকবে, তার বাইরে আর मैंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन मैंने जो एज पर एग्रीमेंट उनका LLP में है। अब जो बंदा लोन देगा, सपोज एक बैंक लोन दे रहा है तो वो LLP का एग्रीमेंट पड़ेगा ना कि ये तीनों पार्टनर के बीच में पार्टनरशिप में क्या एग्रीमेंट हुआ है, ये लोग कितना कितना कंट्रीब्यूशन करने का वादा किया है, तो वो सारा चीज देखेगा, फाइनेंशियल चीजें कि किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर बेसिस में LLP के नाम पे कितना एसेट्स है, सारा एसेट सपोज अगर सब मिला के 1 करोड़ का एसेट है तो 40 लाख का लोन दो भाई, क्या दिक्कत है, और कंपनी के पास LLP के पास ओवरऑल एसेट्स है 30 लाख का, तुम लोन देके रखे हो 40 लाख का, तो फिर तुम फंस जाओगे। এলএলপির ক্ষেত্রে তো ওরকম কোনো মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং মতো হয় না, মানে তিনটে পার্টনার বললো এলএলপি ফর্ম করবো কিন্তু দুজন দেখা গেল দিয়ে দিল আরেকজনের হয়ে, ওরকম ভাবে তো হয় না। সাপোজ 30 লাখ রেজ করবে ফার্মের ক্যাপিটাল মানে ABC,
বি আর সি দেখা গেল 15 দিয়ে দিল, এ বললো আমি পরে দিয়ে দিব, তোরা দিয়ে দে আমার তরফ থেকে। नहीं वैसे এগুলো তো হয় না। और में सब नहीं होता है। সেটাই স্যার। देखिए पूरा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में करना होता है, जैसे कंपनी में होता है ना वैसा पूरा वो पौरे दे देगा, ওইসব ठीक है, ये सब सिस्टम नहीं है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, बाद में मैंने बांग्लाते बाद में को बोलते हैं पौरे, ठीक है ठीक है ठीक है, वो सब नहीं है, पूरा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में होगा। বন্ধুরা যদি না না এরকম হবে না, এলএলপি তে এরকম হবে না, मैंने देख एक मतलब तुम मानो अपने पार्टनर के बीच में, भाई मेरे पास नहीं है, तुम मेरे बिहाफ में अभी मेरा बिहाफ वाला दे दो, वो तेरा मेरा पर्सनल है। मैंने ऐसा हो सकता है जैसे कि भूमि से बोला एबीसी पार्टनर है, अब माने ए के पास 10 लाख का भी प्रॉब्लम चल रहा है, वो बी को पर्सनली बोला तू मेरा वाला दे दे मैं तेरे को दे दूंगा, ये इसमें एलएलपी का कोई कनेक्शन नहीं है, ये पर्सनल लेवल का कॉन्सेप्ट है। इसमें वो तो अपना इंडिविजुअल है, इसमें एलएलपी का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। अब ए बी बाद में लड़ेगा ना, बी अगर बोलेगा भाई ए का 10 लाख मैंने दिया था, ठीक है, तो इसमें एलएलपी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एलएलपी के इसका कोई नहीं है, वो ये তাহলে কি এলএলপি তো ফর্মেশনই হবে না যদি এরকম কোনো ব্যাপার থাকে, हाँ, পরে দেখবো পরে नहीं उस तरह से एलएलपी ফর্মেশনই হবে नहीं होगा सर, ठीक है, समझ में आया? और एक चीज क्या बोला, इन केस ऑफ विलफुल फ्रॉड, एक्सेप्ट इन केस ऑफ विलफुल फ्रॉड। विलफुल फ्रॉड माने अगर एलएलपी किसी को जानबूझ के धोखा देता है, एबीसी एंड एलएलपी अगर जानबूझ के किसी को धोखा देता है, जानबूझ के माने तुम काम ही कर रहे हो फ्रॉड करने के लिए, ठीक है, तुम्हारा पर्पस ऑफ बिजनेस ही फ्रॉडुलेंट है, तो तुम्हारा जितना लाइबिलिटी मार्केट में रहेगा वो सब अनलिमिटेड लाइबिलिटी बन जाएगा, ठीक है, इसके लिए কনভার্ট হয়ে যাবে পার্টনারশিপ। एकदम नॉर्मल पार्टनरशिप की तरह हो जाएगा। तब तुम एलएलपी का वो नहीं नहीं मेरा तो लिमिटेड लाइबिलिटी है, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, अरे भाई तो वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, फिर तुम लोगों को क्यों लूटा? फिर आजकल काफी चलता है सर, बिजनेस बना के एक चीज बता के दूसरा चीज कर रहे हैं, बहुत सारा स्कैम चल रहा है। मानो गोल्ड का एक बिजनेस बनाया, गोल्ड बेचता है, आधा गोल्ड है आधा गोल्ड नहीं है, ठीक है, बिजनेस चला रहे हैं, तो इस तरह का तुम फ्रॉड कोई भी चीज में जो तुम बोल रहे हो तुम दे नहीं रहे हो, ठीक है, जो तुम बोल रहे हो तुम दे नहीं रहे हो, फ्रॉड बहुत सारा हो रहा है आजकल, ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है, अच्छा यहाँ पर नॉर्मल पार्टनरशिप में लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड, इट कैन एक्सटेंड अप टू द पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स, अप टू द पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर, मतलब अगर पार्टनर हमारा रात को बेड में सोया है उठा के लेके चला जाए, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ठीक है। पर्सनल एसेट का मतलब क्या है, तुम जिस बिस्तर में सोते हो वो तुम्हारा सबसे प्यारा है ना, नॉर्मली होता है, क्यों? क्योंकि दिन के एंड पे थकान वहीं पर दूर होता है ना, कुछ नहीं तो सो के, जैसे काफी लोग ऑनलाइन क्लास करना क्यों पसंद करता है, क्योंकि अपने बिस्तर में सो के पढ़ाई करने का मौका मिलता है, ठीक है। ऊपर से हमारे बंगाल में कल्चर है पास बालिश का, ठीक है, पास बालिश को ऐसा करके लेगा, फिर सामने टैब या कंप्यूटर खुला रहेगा, पास बालिश को क्या बोलते हैं, ठीक है, हाँ बड़ा वाला, ठीक है, उसको साइड में रखता है, फिर सो के पढ़ाई करता है, ठीक है ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पस। चलो छोड़ो सर, मजाक मजाक से कुछ भी बोलता रहता हूँ, आप लोग इसे पर्सनली मत कर सर, ले भी सकते हो सॉरी। देख मैं बंगाली के बारे में बोलता हूँ क्यों, क्योंकि ये मेरा राइट है, दिस इज माई राइट, अधिकार है मेरे को, मेरा राइट है, क्योंकि दिस इज माई स्टेट, ऑल बंगालीज आर माई वेरी क्लोज, ठीक है, all the Bengalis they are very close to me because their cultures is very connected with me, क्योंकि मैं इसी कल्चर में पला बड़ा हूँ, मैं खुद एक बंगाली हूँ, इसलिए मैं बंगाली के बारे में कुछ भी बोल सकता हूँ, अच्छा बुरा सब बोल सकता हूँ, बाकी स्टेट के बारे में नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं उनके साथ पला बड़ा नहीं हूँ, ये मेरा लॉजिक है, बाकी किसी को हो सकता है हार्ट हो जाए अब कोलकाता के बारे में मैं अच्छा बुरा बोलूंगा ना, बॉम्बे के बारे में नहीं बोलूंगा, क्यों? बॉम्बे में नहीं, मैं पला बड़ा नहीं हूँ, जाके 2 दिन का टूरिस्ट बनता हूँ, ऐसे टूरिस्ट किसी जगह को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जहां रहते हैं उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हक है मेरा, क्या गलत सोचे क्या? देख भाई जब इंसान अपने आप को बोल सकता है ना, तो इंसान बाकी सबको बोल सकता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि हम लोग अपना गलती नहीं मानते, सबका गलती पकड़ते रहते हैं, तुम गलत तुम गलत तुम गलत, ठीक है। ममता दीदी को पूछो क्या हुआ बंगाल में, बंगाल का बात भूल जाएगा, यूपी बिहार ये देखे सुन, अरे भाई तुमको बंगाल के बारे में पूछ रहा है,
तुम यूपी बिहार का बात काहे को बोलेगा? হ্যাঁ, বাংলাতে ছেলে মেয়েদের কি হচ্ছে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, ঠিক है, पूछा जा रहा है कि बंगाल में क्या डेवलपमेंट हुआ है, नहीं हुआ है, यहाँ का बच्चा लोगों को क्या स्किल डेवलपमेंट हुआ है, यूपी बिहार से तो अच्छा है। वाई वाई यूपी बिहार इन एवरी केसेस? मानो कि यहाँ पर किसी को कहीं पर रेप या बलात्कार का कोई केस होता है, यूपी बिहार में इससे ज्यादा होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ठीक है, मैंने यहाँ हुआ है तो कंपैरिजन यूपी बिहार से कर देगा। क्यों? तो हमारा गलती है, हमारे स्टेट में एक भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ये हमारा प्रॉब्लम है। अब कहाँ यूपी में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ? इसीलिए मैं बोलता हूं अपने बारे में हम क्रिटिसाइज करेंगे, अच्छा बुरा सब बोलेंगे, लेकिन दूसरों के बारे में जब तक मैं उनके साथ नहीं रहता हूं, जब तक उनके हर चीज के बारे में नहीं जानता हूं, मैं नहीं ऐसे बोल सकते हैं। हाँ जावे जाच्छे तो चलो, म्यूचुअल एजेंसी छोड़ो, म्यूचुअल एजेंसी ईच पार्टनर, सर आप लोग गुस्सा कर लो जितना करना है कर लो, ईच पार्टनर कैन बाइंड द एलएलपी बाय हिज ओन एक्ट्स बट नॉट अदर पार्टनर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, ईच पार्टनर कैन बाइंड द एलएलपी बाय हिज ओन एक्ट्स बट नॉट द अदर पार्टनर्स। माने हर एक पार्टनर एलएलपी को अपने एक्ट से, माने जो भी वो करता है उसमें वो एलएलपी के साथ उसका कनेक्टिविटी है। माने तुम्हारा गलती सिंपल बात है कि तुम तुम एक एलएलपी का पार्टनर हो, ठीक है, तुम एक एलएलपी का पार्टनर हो, तुम जो भी करोगे अच्छा बुरा जो भी करोगे उसके जिम्मेदार माने तुम्हारे एक्ट का जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा उसका इम्पैक्ट एलएलपी पे आएगा, पर तुम्हारे फेलो पार्टनर पे नहीं आएगा। इससे बड़ा खूबी और क्या हो सकता है? ठीक है, ठीक है, इसका मतलब एलएल नॉर्मल पार्टनरशिप की क्या है ना, हमेशा डर लगता है दोस्तों के साथ। जो 3 पार्टनर बना है, पता नहीं भाई, मानो कि 3 पार्टनर है, अजय विजय एंड समवन संजय, ठीक है, अजय विजय संजय, ठीक है, अजय विजय संजय 3 पार्टनर है, ठीक है। अब अजय सोच रहा है क्या पता विजय धोखा तो नहीं दे देगा, क्या पता संजय के पास पैसा रखा, उसको सारा बिजनेस का सारा अकाउंट्स का पूरा पावर ऑफ अटर्नी उसके पास है, ठीक है, क्या पता किसी दिन सब पैसा निकाल के स्विट्जरलैंड भाग गया गर्लफ्रेंड को लेके, है ना। मैंने आपको चिंता होता है। और पार्टनरशिप का एक सबसे बड़ा एनिमी क्या है, ये एक दूसरे के साथ विश्वास होना चाहिए, जो एक पार्टनरशिप बिजनेस का सक्सेस का सबसे बड़ा राज है। और विश्वास जहां पर नहीं आता वो बहुत बहुत मुश्किल में पड़ जाता है। तो ये प्रॉब्लम आपको एलएलपी में रहेगा, लेकिन लीगल स्ट्रक्चर में आप थोड़ा सा एडवांटेज में रहोगे। क्या एडवांटेज में रहोगे? पार्टनर जो भी गलती करे उसका इंपैक्ट डायरेक्टली दूसरे पार्टनर पे नहीं आएगा, कम से कम पर्सनल एसेट तो दांव पे नहीं लगेगा, एलएलपी से जो भी होगा रिकवर किया जा सकता है। इसलिए बोला ईच पार्टनर कैन बाइंड द एलएलपी बाय हिज ओन एक्ट्स बट नॉट द अदर पार्टनर्स। স্যার হ্যালো, এলএলপি তে যে ফর্ম হচ্ছে এরকম কোনো ব্যাপার হয়েছে, ওখানে কোনো অ্যাসেট আর প্রেজেন্ট নেই, ঠিক আছে, যেমন অ্যামালগামেশনে টেক ওভারের ক্ষেত্রে না অ্যাসেট এরিয়া হলে তখন গুডউইল দিয়ে ব্যালেন্স করা হয়, নাহলে যদি লায়াবিলিটি বেশি থাকে ক্যাপিটাল রিজার্ভ দিয়ে। স্যার সেই ক্ষেত্রে যদি কোনো অ্যাসেট মেকআপ করার জন্য কোনো অ্যাসেট প্রেজেন্ট নেই, তো সেই ক্ষেত্রে স্যার লায়াবিলিটিটা কিভাবে স্যার ট্রান্সফর্ম হয়? যদি অ্যাসেট প্রেজেন্ট না থাকে তাহলে লাইবিলিটি মানে বেসিক্যালি তখন গুডউইলের কনসেপ্ট এখানে আসবেই না, চাপ আছে, ঠিক আছে, এটা তো স্যার আমি মানে জাস্ট বলা ঠিক বললি, ঠিক আছে, গুডউইলের কনসেপ্ট আসবে না, তো সেক্ষেত্রে এলএলপি ইনসলভেন্ট হয়ে যাবে। আর স্যার তাহলে মার্কেটে যে বাকি টাকাটা থেকে इंसॉल्वेंट হয়ে গেলে আর কোত্থেকে পাবে? ওই যতটুকু পাবে पावे। सपोज मार्केट में तुम्हारा 40 लाख का लाइबिलिटी बाकी है, ठीक है, तुम्हारे एलएलपी के पास 30 लाख है, तो 30 लाख 40 लाख से माइनस होकर रिकवर हो जाएगा, बाकी 10 लाख 10 লাখ মানে তাহলে এখানে ফেসে যাবে হচ্ছে যারা আনসিকিউরড লোনের পার্টিগুলো যারা দিয়েছে তারা ফেসে যাবে। क्रेडिटर फंसेगा, क्रेडिटर फंस जाएगा, ইনভেস্টর যারা রয়েছে हाँ उनका दिक्कत होगा, ওরা ফেসে যাবে। মানে এখানে কোর্ট কাচারি যে ব্যাপারটা चले আসে, ठीक है, वेरी सिंपल लॉजिक। म्यूचुअल एजेंसी देखो सर, ईच पार्टनर कैन बाइंड, जैसे ये तो बोल दिया। अच्छा, पार्टनरशिप के केस में क्या है? ईच पार्टनर कैन बाइंड फर्म एज वेल एज अदर पार्टनर। नॉर्मल पार्टनरशिप में तुम जो पार्टनर हो किसी बिजनेस का, तुम्हारा कंडक्ट तुम्हारे लिए मतलब तुम्हारे पार्टनरशिप फर्म के लिए भी इम्पैक्टफुल है और तुम्हारे फेलो पार्टनर के लिए भी इम्पैक्टफुल है। मतलब तुम अगर मार्केट में लाइबिलिटी बना लोगे, पार्टनरशिप फर्म को भी भुगतना पड़ेगा और पार्टनर को भी भुगतना पड़ेगा।
ठीक है, ये पार्टनरशिप का एक नेगेटिव साइड ही बोल सकते हो आप। डेजिग्नेटेड इसका मतलब पार्टनर एलएलपी को अपने एक्स के लिए बोल रहा है कि तुम जिम्मेदार। नहीं, बात मैंने बेसिकली जिम्मेदार का बात नहीं है यहाँ पर। तुम अगर एक कुछ भी करता है एलएलपी को तो उसके उसका मतलब वो भागीदार बन पॉजिटिव नेगेटिव जाए करो, एलएलपी विल बी हेड रिस्पांसिबल, बेसिकली रिस्पांसिबल। ठीक है, भागीदार बनेगा वो, अच्छा भी करेगा तो भी भागीदार, बुरा करेगा तो भी भागीदार। तो नकारो घाटे चापते पारबे ना, तो एलएलपी घाटे चाप। আমি ভালো করলে এলএলপির बेनिफिट, अगर मैं अच्छा करूं तो एलएलपी को बेनिफिट, अगर मैं बुरा करूं तो एलएलपी का ही करा, पार्टनर का नहीं, पार्टनर का नहीं। यहाँ बाइंड का मतलब है भागीदार। ठीक है, जैसे ये काइंड ऑफ कुछ ऐसा बोल सकते हो कि जैसे इनहेरिटेंस, आजकल इनहेरिटेंस पे बहुत बात हो रहा है। ठीक है, इनहेरिटेंस पे भी बहुत बात चल रहा है, मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा, फिर भी थोड़ा सा अपडेट दे देता हूं आपको। वो कांग्रेस बोला कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगा, जब जिनके पास बहुत एसेट्स है, उनके एसेट्स माने एक सर्टेन लेवल ऑफ एसेट्स जिनके पास ज्यादा रहेगा, उनके मरने के बाद 50% एसेट सरकार ले लेगा। আগে তো ওয়েলথ ট্যাক্স ছিল না স্যার, আগে একটা ওয়েলথ ট্যাক্স ছিল না, ওটা তো অ্যাবলিশ করলো, ওয়েলথ ট্যাক্স তো আগে ठीक है, ठीक है, नहीं अमेरिका में ऐसा रूल है। ठीक है, तो कांग्रेस का एक फॉरेन माने फॉरेन में वो प्रेसिडेंट का काम करता है विदेश में, इंडियन कांग्रेस का ही। तो सैम पित्रोदा बहुत ही पॉपुलर एक बिजनेस माइंडेड एक पॉलिसी मेकर्स भी हैं, उन्होंने ये चीज पोस्ट किया। अब उस चीज को लेके बात बहस चल रहा है, तो कोई बोल रहा है कि मैंने बेसिकली राहुल गांधी भी डिक्लेयर किया है कि अगर वो लोग आएगा तो जो लोग रिच है उनका प्रॉपर्टी को, अगर कोई भी डेथ करता है तो उनका प्रॉपर्टी, मैंने बेसिकली मानो तुम्हारा पापा बहुत रिच है तो इनहेरिटेंस में तुमको पापा का सारा चीज नहीं मिलेगा। हाँ, अगर अंबानी मर जाए, अगर अगर उनका बच्चा हुनर है, ठीक है, अगर वो लोग भी कमाए हैं तो रहेगा, अदरवाइज अंबानी मरेगा तो अंबानी के नाम पे जो एसेट्स रहेगा उसका 50% सरकार ले लेगा। नहीं, पोर के लिए नहीं है, ये रिच लोग के लिए है, रिच के लिए है, दिस इज नॉट फॉर पोर। ठीक है, इनहेरिटेंस टैक्स, चलो इसके बारे में बाद में बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, ये अलग कारण है इसको बोलने का, मैं भी इसका फेवर में नहीं हूँ सर। ठीक है, बट बाद में बात करते हैं कि उसका क्या एंगल है, नहीं है, सर डिफरेंट टॉपिक। जो भी हो, मैं पार्टनरशिप के लिए ये जो बात अभी हुआ था उसके बारे में बस इतना बोल रहा हूँ कि तुम्हारा पापा तुम्हारे लिए जो छोड़ेगा, ठीक है, अगर पापा एसेट छोड़ के जाता है तो एसेट तुम्हारा, अगर पापा लाइबिलिटी छोड़ के जाता है तो लाइबिलिटी तुम्हारा, अगर तुम पापा का एसेट भोग करते हो, भागीदारी, समझ रहे सर, अगर तुम पापा का एसेट भोगते हो तो पापा का लाइबिलिटी भी भुगतना पड़ेगा। कोई बोलते कि मेरा पापा किया है मैं क्यों करूं, मैंने पापा का लाइबिलिटी मैं क्यों लूं, तो फिर पापा का एसेट छोड़ो, लाइबिलिटी भी छोड़ देगा तुमको। समझ में आ रहा है सर, अगर पापा का लाइबिलिटी नहीं लेना है तो पापा का एसेट छोड़ दो। ठीक है, अदरवाइज पापा का लाइबिलिटी जुकता करके खुद से नया बनाओ। ठीक है, अब मन मन में पापा को उल्टा सीधा जो बोलना है बोल दो। ठीक है, समझ में आया बात, चलो ठीक है, भागीदारी का समझ में आ गया, अरे एलएलपी इज लाइक ए पापा। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में, और एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, एक एलएलपी का एक पार्टनर इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, जिसके लिए कम से कम 120 दिन का इंडिया में उनको रहना पड़ेगा, या फिर एज पर इनकम टैक्स 182 डेज में फॉलो करे तो भी चलता है। ठीक है, इसके बारे में पीछे लिखा हुआ है, मैं आगे आता हूँ सर, आपको बताता हूँ। देयर इज नो प्रोविजन फॉर सच पार्टनर्स अंडर पार्टनरशिप एक्ट कि एक बंदे को इंडियन रेसिडेंट होना पड़ेगा, फॉरेन से आके भी लोग पार्टनरशिप बना के यहाँ पर बिजनेस कर सकता है, ऐसा कुछ भी लॉ में लिखा नहीं है। ठीक है, मैंने 2 फॉरेनर इंडिया में बस के अगर उनको परमिशन है यहाँ पर बिजनेस करने का तो वो कर सकता है, मैंने एक पार्टनर फॉरेन इंडियन रेसिडेंट होना पड़ेगा, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है। कॉमन सील, इट मे हैव इट्स कॉमन सील एज इट्स ऑफिशियल सिग्नेचर, एंड पार्टनरशिप के केस में ऐसा कोई कॉमन सील के बारे में कहीं पर भी लिखा नहीं है। लीगल कंप्लायंस के बारे में अगर बात किया जाए
डेजिग्नेटेड पार्टनर है रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी कंप्लायंसेस। कंप्लायंस माने लीगल फाइलिंग्स जो होता है, ठीक है। एक एलएलपी को जितना जरा जैसे, क्योंकि ये एलएलपी जो है सर ये एक्चुअली कंपनीज एक्ट के अंदर ही आता है। माने एलएलपी को मैनेज करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कंपनीज एक्ट को भी संभालते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको कंपनीज की तरह सारा चीजें इतना नहीं करना पड़ेगा, पर थोड़ा बहुत एलएलपी को जितना कंप्लायंसेस है करना पड़ेगा। तो उसमें जो भी उसका रेस्पॉन्सिबल बना होगा वो होगा डेजिग्नेटेड पार्टनर। जैसे कंपनीज के केस में कौन होता है, डायरेक्टर्स एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरीज, ठीक है। यहाँ पर बोलता है पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कंप्लेंट्स एंड पेनल्टीज अंडर द एक्ट। तो यहाँ पर बोला डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए फॉर कंप्लेंट्स एंड पेनल्टीज, और इसके केस में जो रेस्पॉन्सिबल है मैंने सारा पार्टनर्स, मैंने डेजिग्नेटेड ना भी होगा उस तो भी उसको कंप्लायंसेस का जो भी पार्टनरशिप का जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, ये फाइल करो वो फाइल करो, सभी पार्टनर्स को करना पड़ेगा। एलएलपी के केस में सिर्फ उसी को पकड़ा जाएगा जिसका नाम डेजिग्नेटेड पार्टनर के रूप में लिखा गया है। जो डेजिग्नेटेड नहीं है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं आएगी। एनुअल फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे बोलता है एलएलपी इज रिक्वायर्ड टू फाइल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी टू बी फाइल्ड एनुअली। माने वो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट माने उसके पास जितना पैसा है, उसके पास जितना माने उसके पास जितना अर्निंग है वो सब ठीक ठाक है, और उनका मार्केट में कोई लायबिलिटी नहीं है, अकाउंट्स का फाइलिंग करके बता दो। और अगर लायबिलिटी है तो भी बता दो, क्योंकि अकाउंट्स देख के पता चल जाता है कि तुम सॉल्वेंट पोजीशंस पे हो कि इनसॉल्वेंट पोजीशंस पे। और एनुअल रिटर्न विद रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी एवरी ईयर। तो आपको एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सॉल्वेंसी के लिए फाइल करना है और एक एनुअल रिटर्न फाइल करना है बिजनेस का। ये दो डॉक्यूमेंट्स एलएलपी को करना पड़ता है। पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनी एनुअल डॉक्यूमेंट विद द रजिस्टर ऑफ फर्म्स। ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता पार्टनरशिप के केस में। तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप में इस तरह का कोई झमेला नहीं है। इसीलिए सर अगर बिजनेस छोटा मोटा है नॉर्मल पार्टनरशिप में चलाओ, ठीक है। স্যার নরমাল পার্টনারশিপে রিস্ক দিয়ে বেশি পট করে পার্টনাররা হাত তুলে দিলে একজনের ধারে চলে আসে। ऑब्वियसली सर, लेकिन तुमको मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर बिजनेस छोटा है तो नॉर्मल पार्टनरशिप, अगर बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो क्योंकि तुम गवर्नमेंट के स्कैनर में आ जाओगे, ठीक है। अगर तुमको लगता है कि नहीं मुझे बड़ा सारा कुछ करना, बड़ा मैंने बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा मॉडरेट, ठीक है, थोड़ा मॉडरेट बड़ा, तो फिर आप एलएलपी करो, ऑर्गेनाइज तरीके से करो। ऑब्वियस बात है एडवांटेज एलएलपी में ज्यादा है। ऑब्वियसली कारण पार्टनरशिप को तो थोड़ी रखा जाए। हाँ ऑब्वियस, मतलब तुम किसी भी चीज का लीगल जो भी तुम्हारा सुविधा है तुम उठा सकते हो। Recommended always LLP. Foreign partnership, foreign nationals can become a partner in LLP. Foreign nationals cannot become a partner in a partnership. ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म में फॉरेन नेशनल्स आके कर नहीं सकते। मैं आपको बोला ना अगर गवर्नमेंट परमिशन दिया तो नहीं दिया, ठीक है। अभी बोला था ना कि अगर गवर्नमेंट परमिशन दिया तो गवर्नमेंट परमिशन देगा ही नहीं। तो इंटरेस्टिंगली इसका क्या सुविधा हुआ, फॉरेन नेशनल्स आके इंडिया में किसी पार्टनरशिप का पार्टनर बन जाएगा इस तरह से, तो वो हर प्रॉपर्टी को पार्टनरशिप बना के ले सकता है, क्योंकि फॉरेन में लोगों को इतना पैसा है तुमको मैं क्या बताऊं। आपको पता नहीं होगा पतंजलि आज इंडिया का एक बहुत बड़ा बिजनेस बना है रामदेव बाबा का। ये पतंजलि जो स्टार्ट हुआ था ना, तो पतंजलि का आज पतंजलि रामदेव बाबा का क्या है सर, मैंने एक बहुत बड़ा कंपनी है, अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इवन हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे कंपनी, इवन इंडिया का टॉप कंज्यूमर ब्रांड पतंजलि के सामने झुका नहीं है, कंपटीशन दिया, एफएमसीजी सेक्टर, ठीक है, पूरा कंपटीशन दिया। एक सर्टेन सेगमेंट ऑफ कस्टमर को पतंजलि अपने तरफ खींच लिया। क्यों, रामदेव बाबा का योगा का जो प्रचार उन्होंने किया, तो उसमें एक आयरलैंड का एक फैमिली था, आयरलैंड का इंडियन फैमिली, आयरलैंड होगा या फिर स्कॉटलैंड होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट यूरोप में है, रहते हैं, इंडियन फैमिली मतलब इंडियन ओरिजिन वाले, काफी पुराने समय से इंडियन ओरिजिन वाले वहां पर रहते थे। वहां पर उनका बहुत बड़ा बिजनेस था, हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड भी बिजनेसमैन है, वाइफ भी बिजनेसमैन है, 50,000 करोड़ अप्रॉक्स और भी ज्यादा अमाउंट होगा पतंजलि को दिया, इनिशियल कैपिटल डोनेट कर दिया, 50,000 करोड़ पतंजलि बनाने के लिए। पतंजलि मैंने डोनेट नहीं, सॉरी डोनेट नहीं, शेयर होल्डिंग किया, शेयर होल्डिंग, ডোনেট নেই, শেয়ার হোল্ডিং নেই। পতঞ্জলির অ্যাকাউন্টস তো ওরা কোনো সময় পাবলিশ করে না, ওদের মানে কোথাও দেখা যায় না, ওদের সব ये पतंजलि का डायरेक्ट प्रॉफिटेबल बोले चालाते नहीं, पतंजलि का बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है सर। अभी पतंजलि तो इसके नाम पे लिस्टेड है ना मार्केट में, वो
कॉम्प्लिकेशंस माने बेसिकली वो मेडिकल कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को वो प्रमोट करने के लिए एलोपैथिक दवाई को वो डायरेक्ट क्रिटिसाइज किया है प्रोडक्ट में, जो कि रूल के बाहर है। ठीक है, माने तुम एलोपैथिक दवाई को क्रिटिसाइज ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। माने आयुर्वेद को डेवलप करने के लिए तुम एलोपैथी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ, तभी जाके उस पर लीगल केसेस बनाए और पेनल्टी भी बहुत जोर का मारा है उसको। ठीक है, ठीक है, रामदेव बाबा का थोड़ा तो जानते हो, थोड़ा सा है ही वैसा। ठीक है, तो ये इन्होंने 50,000 करोड़ का शेयर होल्डिंग देके बिजनेस को स्टार्ट किया था, जिसमें डायरेक्टर वगैरह सब पतंजलि का लोग ही बना, ये लोग एक्चुअली जस्ट शेयर होल्डर बना था। ये लोग एक्चुअली इनका वाइफ का बहुत प्रॉब्लम था, मैंने जो इन्वेस्ट किया था तो वो आयरलैंड का या इंग्लैंड में कहीं पर, यूके में मोस्ट प्रॉब्ली, एक पतंजलि का बहुत बड़ा एक ये है सर, क्या बोलते हैं उसको, योगा सेंटर, जहां पर जाके ये अपना तबीयत वगैरह सब ठीक किया। और खुश होके जब उनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि इतना एक गुड कॉज में दे देते हैं सर अपने देश के लिए, तो दे दिया, इन्वेस्ट कर दिया। और तब से ये, क्योंकि इनिशियली एक मैंने, ठीक है ये प्रचार करते हैं, पॉपुलर है, डोनेशन मिलता है, सब ठीक है, लेकिन एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे बिजनेस को कंपटीशन देने के लिए ह्यूज कैपिटल की जरूरत है। मैंने इतना रातों रात तो नहीं हो सकता, तो ऐसे लोगों का योगदान से हुआ है। मैंने एक झटके में, बहुत ही कम टाइम पीरियड में ऐसा हुआ ना, 2005-7 से ऐसे पॉपुलैरिटी उनका बहुत था, लेकिन फिर भी पैसा तो चाहिए ना, मिल गया। एक दिन एक बिजनेसमैन को जाके मैं बोल रहा हूँ, आपके पास वो रामदेव बाबा का पतंजलि ब्रांड का ये है? अरे रामदेव पतंजलि ब्रांड का सुना, वो रामदेव का है? और हाँ रामदेव का। बोले ये योगा करते करते बिजनेसमैन भी बन गया? बोले हाँ बन गया। मैंने लोगों, मेरे को एक चीज क्या है, मैं एक चीज सिंपल समझता हूँ कि कोई योगा करते करते क्या बिजनेसमैन नहीं बन सकता? सर केएफसी क्या है ना, हम्म, उसका जो उसने स्टार्ट किया है वो तो ऑलमोस्ट मने कर रहा था ओल्ड पर, हाँ क्योंकि केएफसी को स्टार्ट किया है हाँ, काफी एज में किया था। बहुत ऑलमोस्ट देर सर ने। बेस्ट बिजनेस। और अभी सोचिए कितना, और अपने माँ के नाम पे नाम रखा। अभी कब कहते हैं जल्दी में हो जाता है, अभी कितना बड़ा है। इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं कि अपना काम करते जाओ, अपना काम करते जाओ, किस्मत कब चमकेगा उसके आशा में मत रहो, जिस दिन चमकना होगा चमक जाएगा। सर सेम केस ऑफ बिस्लरी वाटर, हाँ सभी के द फर्स्ट पर्सन टू सेल वाटर, उसके पापा बोले थे अरे गेहूं कितना इतना पानी ग्रीन कितना पानी में भी बेचेगा, बेच रहा है तो और उस चीज को शुरू किया और आज द वर्ल्ड बिकॉज़ बिस्लरी बेच रहा है। देखिए, ऐसा वाटर बोतल आया है। हाँ ऑब्वियसली बिस्लरी दिखाया है। ठीक है सर, फॉरेन पार्टनरशिप का ख्याल हो गया। माइनर एज ए पार्टनर, माइनर कैनॉट बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ एलएलपी। नॉर्मल पार्टनरशिप में एक माइनर बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप बन सकता है। किसी का पापा का डेथ हो जाता है ना, मानो एबीसी पार्टनर है, ए का डेथ होता है, ठीक है, ए के डेथ होने पे ए का बच्चा, ठीक है, ए सन, ठीक है, ए का बच्चा माने ए सन, वो एबीसी पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है। बट मानो ए सन जो है वो मेजर नहीं है, क्या है सर, माइनर है। तो एक माइनर बच्चे को आप पार्टनरशिप में जोड़ना चाहते हो, एलएलपी में नहीं जोड़ सकते, लेकिन नॉर्मल पार्टनरशिप में जोड़ सकते हो, लेकिन ओनली फॉर द बेनिफिट। पार्टनरशिप जो प्रॉफिट करेगा सिर्फ उसका बेनिफिट के लिए वो पार्टनर बन सकता है। अगर बी सी मार्केट में लाइबिलिटी क्रिएट करता है तो ए सन जो कि माइनर है, माने बिलो 18, ठीक है, वो लाइबिलिटी नहीं लेगा। लाइबिलिटी के लिए बैंक उनको कभी बाध्य नहीं कर सकता, या क्रेडिटर उनको कभी भी बाध्य नहीं कर सकता, इज नॉट लायबल। ठीक है, याद रहेगा पार्टनरशिप वर्सेस एलएलपी का बेसिक इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। ठीक है, इसमें आपको पार्टनरशिप का भी आइडिया मिल गया जो लोग पहले कभी पार्टनरशिप नहीं पढ़ा। अब सेकंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि नाम में इसका पार्टनरशिप है पर काम इसका कंपनी की तरह है। अब देखो आपको यहाँ पर डिफरेंस करते करते सिमिलरिटीज का भी पता लग जाएगा। डिफरेंस बस इतना है कि एलएलपी एक्ट 2008 में है और कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू से है। Members or partners, the person who contribute to LLP are known as partners of the LLP. The person who invest money in the shares are known as member of the company. जो कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करता है वो कंपनी का मेंबर बनते हैं या शेयर होल्डर बनते हैं। इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, एक एलएलपी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है? इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ एलएलपी इज गवर्न्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स।
इसका जो इंटरनल सिस्टम है ना वो पार्टनर्स के जैसे होते वैसा ही होता है। इंटरनली कौन कितना प्रॉफिट लेगा ये करेगा, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं होता ना पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं होता कि मैं इतना शेयर होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को इतना डिविडेंड चाहिए। वहां पर ऐसा नहीं होता। वहां पर जो भी प्रॉफिट होता है बिजनेस पे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। दिस इज कॉल्ड इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, कि वो लोग पार्टनरशिप को कैसे इंटरनली चलाएगा वो पार्टनरशिप के जैसे होता है ना वैसा ही हो। एक नॉर्मल पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट जैसे हो सकता है कि भाई तुम ऐसे ऐसे प्रॉफिट शेयर करो, अगर कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा तो इतना इंटरेस्ट देगा, अगर कोई ड्राइंग्स करेगा तो इतना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर के थ्रू से हो सकता है। ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर के थ्रू से हो सकता है। लेकिन इंटरनल गवर्नेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी इज रेगुलेटेड बाय स्टैट्यूट। उसके लिए पूरा नियम है। कौन सा नियम? कंपनीज एक्ट 2013, जिसका रिसेंटली हम लोग एक बेसिक चीज कवर किए हैं। इसके बाद एडवांस पार्ट में भी जाएंगे, जिन लोगों के सिलेबस है उनको करवाएंगे, ठीक है। नॉर्मली इंटरमीडिएट फाइनल लेवल का जिनका पढ़ाई है उनको तो मुझे डिटेल्स में करवाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, नेम, नेम ऑफ द एलएलपी जानते ही हो आप, नाम के पीछे एलएलपी बैठेगा। नेम ऑफ द पब्लिक कंपनी टू कंटेन द वर्ड लिमिटेड एंड प्राइवेट कंपनी टू कंटेन द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड एज सफिक्स। नाम के बाद या तो लिमिटेड वर्ड लिखेगा या तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखेगा जो कंपनी चलाता है, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर में बहुत सिंपल है, मिनिमम यहाँ पर एलएलपी में 2 मेंबर होना चाहिए। मैक्सिमम नो सच लिमिट ऑन द मेंबर्स इन द एक्ट। द मेंबर ऑफ द एलएलपी कैन इंडिविजुअल्स और बॉडी कॉर्पोरेट थ्रू द नॉमिनीज। नॉर्मली एक एलएलपी का मेंबर इंडिविजुअल भी बन सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकता है, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट का कोई नॉमिनी होता है जिनको वहां पर डेजिग्नेटेड मेंबर या मेंबर बनने का मौका मिलता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर या फिर पार्टनर बनने का, मेंबर नहीं पार्टनर, सॉरी, क्योंकि पार्टनरशिप में मेंबर वर्ड नहीं होता, पार्टनरशिप में पार्टनर वर्ड होता है। मैक्सिमम नहीं सर, नॉर्मल पार्टनरशिप में 100 का लिमिट है, ठीक है। इसमें कोई 100 का लिमिट नहीं है नॉर्मल पार्टनरशिप में। हाँ मतलब इसमें सिंपल बोला है सर, एलएलपी के लिए कितना मेंबर हो सकता है उसके लिए डायरेक्टली लॉ में कुछ नहीं बोला। लेकिन हाँ अगर ज्यादा पार्टनर होता है तो उसका एक कंट्रोलिंग का एक मैटर आ जाता है, ठीक है, कि इतना पार्टनर कहाँ से आ गया, ठीक है। प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मैक्सिमम नो सच लिमिट। मेंबर्स कैन बी ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रस्ट एंड अदर बिजनेस फ्रॉम और इंडिविजुअल्स। लायबिलिटी ऑफ मेंबर, इसका तो आप जानते ही हो। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीड कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ इंटेंशन ऑफ इज फ्रॉड, ठीक है। माने अगर फ्रॉड का कंटेंट है तो फिर वो पूरा हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, अदरवाइज तो लिमिटेड ही है। और इसमें कंपनी के केस में यू ऑल नो दैट liability of a member is limited to the amount unpaid on the shares held by them। माने मानो तुम लिमिटेड वाइज शेयर, सपोज कंपनी का शेयर है 10% करके, कंपनी तुमसे अभी तक कॉल किया है 7%, ठीक है, कॉल मनी है ना, कंपनी अकाउंट्स में पढ़ते हैं। तो 10 में से अगर 7% कंपनी तुमको मांगा है, अभी भी मानो 3% बाकी है, तो जब कंपनी का लायबिलिटी होगा वो तुमसे 3 ही मांग सकता है, ज्यादा नहीं मांग सकता, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन टेक्निक अलग हो गया ना, पार्टनरशिप में तो इस तरह का चीजें नहीं होता, वहां पर भी लिमिटेड है बट वहां पर अमाउंट पे होता है, यहाँ पर शेयर प्राइस पे होता है। ऐसे शेयर प्राइस पे ऐसे होगा कि मानो कि कोई 10 लाख शेयर होल्ड करता है, तो 10 लाख शेयर 10% करके उसको देना था, तो 10 लाख इंटू 10 कितना होता है, 1 करोड़ मैंने 100 लाख, ठीक है। 7% दिया है तो 70 लाख दिया है, 3% पेंडिंग है, तो कितना बाकी है, 30 लाख पेंडिंग है। तो 30 लाख जब कंपनी का लायबिलिटी होगा वो 30 लाख मांगेगा, 30 लाख नहीं मांग सकता, 50 लाख नहीं मांग सकता, हो सकता है लायबिलिटी ज्यादा है, नहीं मांग सकता। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट दोनों का सिमिलर है, जितना वो लोग कंट्रीब्यूट करने का बात करता है उतना ही करेगा। मैनेजमेंट, द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज मैनेज, एक्सेप्ट मैं जल्दी जल्दी क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये सभी बातें आप लोग पहले भी मेरे से सुने है ना, इसलिए मैं फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने क्या बोलते इसको रैपिड फायर टाइप में बता रहा हूँ, नहीं तो मैं इतना जल्दी जल्दी नहीं बढ़ाता, है ना। The business of the company is managed by partners, including the designated partners authorized in the agreement. The affairs of the company are managed by board of directors elected by the shareholders. ठीक है, याद रहेगा। कंपनी का मैनेजमेंट का हेड कौन होता है सर? डायरेक्टर्स, जिनको कौन सिलेक्ट करते हैं? शेयर होल्डर्स। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर डेजिग्नेटेड पार्टनर कितना होना चाहिए? कम से कम 2, ठीक है, उसमें से एक इंडियन वाला रेसिडेंट वाला होना चाहिए, लास्ट क्लास में पढ़े थे। इसमें प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए होता है और पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है।
বলো বলো এই সবাই বুঝতে পারলো অনলাइन में मैं पूछा ही नहीं कभी से बोलो सर कंपनी का डायरेक्टर को स्टेक होल्डर सेलेक्ट कर हाँ उसका ऑर्डर नहीं कर सकता है डायरेक्टर नहीं। कर सकता है ना ओनर कौन होता है शेयर होल्डर भी तो ओनर होता है शेयर होल्डर ऑनर तो होता है जो असली ऑनर है उस कंपनी को बनाया असली 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 नकली कोई नहीं होता सब असली है मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन सब असली है तुम अगर किसी कंपनी का एक शेयर भी होल्ड करते हो तुम भी असली ओनर हाँ जिसने कंपनी को बनाया बोल बोल तेरा क्वेश्चन बोल जी सर कॉन्सेप्ट तो सेम है कंट्रोलिंग नहीं है वो अलग बात है मतलब तुम्हारे पास कंपनी का एक 1% भी शेयर नहीं है तुम क्या उखाड़ लोगे जैसे तुम शेयर होल्ड करते हो तो कंपनी तुमको वोट के लिए देखना ईमेल करता है कि तुम शेयर होल्डर हो वोट देने के लिए आओ ये रिजल्ट होगा ये डिक्लेरेशन होगा बहुत जैसे कल को कोई भी किसी अंबानी कंपनी है उसका शेयर होल्डर से वो डायरेक्टर इलेक्ट करने जो डायरेक्टर बन गया है इस कंपनी तुमको क्यों करेगा तुम कंपनी के काम पे कंट्रीब्यूशन करने जाते हो क्या मैनेजमेंट में हो कभी ऑब्वियसली अगर मान तेरा तेरा अच्छा खासा मैंने जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक रेलिवेंट अमाउंट ऑफ शेयर होल्डिंग है कंपनी में ठीक है रेलिवेंट अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन है तो तू तेरे को बोर्ड में ऑब्वियसली जाना चाहिए ना सपोज तू आज तो अगर कल को वो हमको अपॉइंट करे तो नेटो को देंगे कंपनी उसके लिए तुमको भी तो किसी को भी ऐसे अपॉइंट नहीं कर सकता तुमको खुद भी खड़ा होना पड़ता है ना वोट होता है सर उसके लिए डायरेक्टर बन हाँ गया हम बोल ठीक है उसमें हाँ ऑब्वियसली अगर कोई रिलायंस का डायरेक्टर बनना चाहता है बन सकता है अगर बोर्ड अप्रूवल करेगा शेयर होल्डर अप्रूवल करेगा तो हाँ 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 चारों जन रिलायंस में काम करे हाँ अब डायरेक्टर के वो चारों जन खड़ा हो गए हाँ बोलो ना और उसने अंदर बोल दिया कि वो लड़का डायरेक्टर बनेगा तू बन गया अरे ऐसे थोड़ी होता है वो लड़का डायरेक्टर बनेगा ऐसा नहीं है ठीक है ठीक है उसके लिए तुमको बिजनेस में एक अच्छा खासा कंट्रोलिंग होना चाहिए पैसा का कंट्रोल होना चाहिए यस मैनेजमेंट ठीक है तो अगर तुम पैसे का कंट्रीब्यूशन में हो तब तुम एक नॉर्मल लड़का नहीं हो सर तुम रिलायंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बिजनेस होल्डर हो बिजनेस का ठीक है तो अगर तुम हो तुमको अगर रिलायंस को लगता है ऐसे रिलायंस छोड़ो सर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट जानते हो फ्लिपकार्ट तो प्राइवेट कंपनी है ठीक है फ्लिपकार्ट एक प्राइवेट कंपनी है चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ये देखो रिलायंस का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो ये मार्च 31 2024 का लेटेस्ट डेटा है वेबसाइट से निकाला आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो कि करेंटली रिलायंस का शेयर कौन कितना शेयर होल्ड करता है इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है ठीक है मैं आपको बताता हूँ एक सेकेंड रुक जाए मैं तेरा क्वेश्चन का ही जवाब दे रहा हूँ जैसे कि मैं आपको तेरे को क्या बोला कि फ्लिपकार्ट ठीक है फ्लिपकार्ट एक प्राइवेट कंपनी है ठीक है आज के डेट में फ्लिपकार्ट भी प्राइवेट कंपनी की तरह चलता है इंडिया में और इसमें इन्वेस्ट करके रखा है वॉलमार्ट ठीक है फ्लिपकार्ट का शेयर होल्डर मैंने सबसे बड़ा है वॉलमार्ट देख फ्लिपकार्ट का फाउंडर कौन है देख मैं जो दिखा रहा हूँ देख फिर तेरा क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा ये कौन है सचिन बंसल ठीक है ये फ्लिपकार्ट को बनाया था ये कौन है बिनी बंसल अब इंटरेस्टिंगली सचिन या बिनी का क्या सब्सटेंशियल शेयर है फ्लिपकार्ट में ये देखना पड़ेगा चलो मैं आपको देखता हूँ कि अभी किसके पास कितना शेयर होल्डिंग है और फ्लिपकार्ट में सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग किसका है ये देखो वॉलमार्ट का दिख रहा है सर 85%। इसके अलावा सब्सिडियरी कंपनी है और नंबर ऑफ 20,000 एक्सक्लूडिंग मिंत्रा को छोड़ के 22,000 एम्प्लॉय काम करता है 85% है अगर तुम और डिटेल्स में जाओगे तुम देखोगे इसमें से सचिन और बिनी में से कोई एक जन अभी मैंने कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो ये है उसमें है ही नहीं छोड़ दिया मैक्सिमम शेयर होल्डिंग क्या है সেই তাকে ওনার ठीक है हाँ प्रोमोटर हाँ কোন ক্লাবগুলো যে ইউরোপের যত ফুটবল ক্লাব जिसके पास मैक्सिमम शेयर होल्डिंग रहेगा कंट्रोलिंग उसके पास रहेगा ठीक है अब जो भी बिजनेस को कंट्रोल कर सकता है जिसके पास ज्यादा पैसा है नॉर्मली वोट देके उसी को चेयरमैन या डायरेक्टर बनाया जाता है
हाँ, अब अभी वॉलमार्ट चूज करेगा कि कौन कंपनी को चलाएगा, क्योंकि वॉलमार्ट के पास ही तो वोट का पावर है। हाँ ऑलमोस्ट 51 शेयर होल्डर का अमाउंट हम अपने पास है, ताकि उस कंपनी का मेन हाँ, ऑब्वियसली कंट्रोल, इसीलिए तो कंट्रोलिंग कभी छूटता नहीं है जो मेन बिजनेस होते हैं उनसे। अगर कोई 51% कोई और 51% ले लिया, नहीं करता है तो मेरा कंपनी ऑटोमेटिक वो हाँ, वो मैनेज करेगा ऑब्वियसली। ओपन मार्केट में ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा नहीं, ऐसा कोई करेगा नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है। ऐसा कोई करेगा नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है ओपन मार्केट में, क्योंकि अगर शेयर ट्रांसफर का कंट्रोलिंग कोई छोड़ दे तो कोई दूसरा पार्टी आके कंट्रोल करके कर सकता है, बिकॉज मार्केट इज ओपन। ठीक है, इट्स पॉसिबल, बट ऐसा होगा नहीं। ওর মধ্যে স্যার দুজন ডেজিগনেটেড পার্টনার হলো আর দুজন হলো না। সো ইন দ্যাট কেস মানে ওয়ার্ক পারফরম্যান্স হিসেবে দুজন যে ডেজিগনেটেড পার্টনার তার উপরই কি বেশি ওয়ার্ক পারফরম্যান্স নিয়ে থাকবে নাকি ওটা ইকুয়ালি থাকবে? नहीं, वर्क परफॉर्मेंस डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर लीगली ज्यादा रहेगा, लीगली ज्यादा रहेगा। বাকি দুজন স্যার মানে বাকি দুজন কি डोरमेंट पार्टनर হয়ে যাবে? डोरमेंट पार्टनर नहीं, मतलब वर्किंग पार्टनर हो सकता है, बट डेजिग्नेटेड होने से कंप्लायंस का लायबिलिटी सारा उसके ऊपर आएगा। अगर एलएलपी का कोई भी काम एज पर लॉ नहीं हुआ है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर को ही गवर्नमेंट बोलेगा कि हम नॉर्मल पार्टनर या जो भी पार्टनर है उनको हम नहीं जानते, आप डेजिग्नेटेड हो, आपने क्यों नहीं किया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर पूरा ये सब बोल दिया था। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स केप्ट बाय रजिस्ट्रार, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं बोला था ना। सब पेज नंबर 1.13 ये सब और क्या पढ़ाएंगे। पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस बोल तो दिए, रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स। अरे उससे पहले तो उससे पहले नहीं पढ़ा है। नहीं नहीं, फाउंडेशन के बुक्स में नहीं है। ठीक है, हम लोग का थोड़ा सा टॉपिक उससे डिटेल्स में नहीं है, कुछ टॉपिक डिटेल्स में नहीं है। ठीक है, लेकिन पढ़ाने के टाइम पे मैं एलएलपी को कंप्लीटली पढ़ा दे रहा हूँ सर। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के टाइम पे जब थोड़ा डेप्थ का क्वेश्चन पूछ देता है तो फाउंडेशन बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्ट तो जान लो भाई। ठीक है, पूरा हो गया एलएलपी, जिंदगी में और कभी कितना एलएलपी। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा है जो एक्स्ट्रा मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ कुछ टॉपिक है, कुछ कुछ सेक्शंस है जो फाउंडेशन के बुक्स में नहीं है। तो मैं पहले दिन भी बोला था कि यहाँ पर एलएलपी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान लेंगे। एक्स्ट्रा मतलब क्या, एलएलपी थोड़ा कंप्लीट हो जाए और कुछ नहीं। तो कोई बोलेगा कि हमको नहीं पढ़ना है तो हो गया, फाउंडेशन के लिए पढ़ाई जितना होता वहां हो गया, नहीं मत पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिकमेंडेड है कि पढ़ लो सर, क्योंकि क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट पूछेगा तो आपको तंग नहीं करेगा। होता है सर, ऐसे बहुत क्वेश्चन होते हैं फाउंडेशन में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो पूरा इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेता, इसलिए तो मैं पढ़ाने के टाइम पे पढ़ा देता हूँ, पढ़ लो भाई। ठीक है, नहीं बुक्स में नहीं है, अरे भाई बुक्स में तो फिर सीए का एग्जाम का तो वैलिड लेवल तो कैसे मेंटेन करेगा वो लोग। ठीक है, बुक्स के बाहर करेगा तभी ना लेवल मेंटेन होगा। ये सब बोला था। बस ये सब एग्जांपल पढ़ा दिया था। 3 हो गया, रेसिडेंट इंडिया में हो तो अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली रेसिडेंट इन इंडिया का कॉन्सेप्ट बोला था फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। तो जैसे अभी हम लोगों ने बात किया ना कि एक पार्टनर को रेसिडेंट इन इंडिया होना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें रेसिडेंट इन इंडिया के बारे में बोला कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द टर्म रेसिडेंट इन इंडिया मींस अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ऐसे रेसिडेंट इन इंडिया के बारे में नॉर्मली जो एक कॉमन सेंस लोग बिलोंग कर मैंने बेसिकली जनरेट करते हैं, वो सेंस कॉमन इतना भी नहीं है, वो एज पर इनकम टैक्स बोलते हैं कि 182 डेज। ठीक है,
तो 182 डेज वाला कॉन्सेप्ट भी रेसिडेंट के अंदर आता है सर। इंडिया में सबसे पॉपुलर रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट उसी को बोला जाता है, लेकिन आजकल एक 120 दिन का कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स में भी लाया गया है। ठीक है, उसमें वो कितना इनकम करता है फॉरेन को छोड़ के इंडिया में कितना करता है उसके ऊपर उसका थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशंस। हाँ, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर इतना कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं दिया है। यहाँ पर सिर्फ इतना बोला है कि अगर किसी को इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा तो कैसे माना जाएगा एलएलपी के केस में। वो सिंपल इतना बोला कि उसको इंडिया में 120 दिन प्रीवियस ईयर में रहना पड़ेगा। अगर वो प्रीवियस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में अगर वो 120 दिन रह जाता है तो फिर वो रेसिडेंट इन इंडिया कहा जाएगा और एलएलपी का पार्टनर बन सकता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, देयर इज एन एलएलपी बाय द नेम इंडियन हेलीकॉप्टर्स एलएलपी। ठीक है, नाम क्या दिया है, इंडियन हेलीकॉप्टर्स एलएलपी, हैविंग 5 पार्टनर्स नेमली मिस्टर ए जो कि नॉन रेजिडेंट है, मिस्टर बी जो कि नॉन रेजिडेंट है, मिस्टर सी नहीं मिस सी ना जो कि रेजिडेंट है, मिस डी रेजिडेंट है एंड मिस सी रेजिडेंट है। इन दिस केस एटलीस्ट 2 शुड बी नेम्ड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर आउट ऑफ व्हिच 1 शुड बी रेजिडेंट। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए बट एक को क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। हिंस इफ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर डेजिग्नेटेड, अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी ये दोनों डेजिग्नेटेड होता है तो ये पर्पस को सर्व नहीं करेगा क्योंकि दोनों ही नॉन रेजिडेंट है। कम से कम एक को रेजिडेंट होना पड़ेगा तभी जाके पर्पस खुद करेगा। तो वन ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड बी देयर आउट ऑफ मिस सी, मिस डी एंड मिस। इसमें से किसी एक को डेजिग्नेटेड पार्टनर के पोस्ट पे जाना पड़ेगा तभी जाके पर्पस फुलफिल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। ये है केस स्टडी। ठीक है, नहीं बोलो रे, जो लोग ऑनलाइन में हो थोड़ा आवाज दे दो। समझ में आ रहा है सबको? शिल्पा, शुभंकर, सनोन, रूपंकर, प्रिया, मानसी, सर गौरव, अभिजीत, आर्जो বোঝা যাচ্ছে? सर হ্যাঁ স্যার। डेजिग्नेटेड पार्टनर कहाँ जा रहा है भाई, मत जा। देखो इफ द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, यहाँ पर एक्चुअली डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में कुछ पॉइंट्स दिया है। क्या बोला है सर? ये बोलता है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में सबसे पहले तो सेक्शन 7 में बोला है, ये बोला कि एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 designated partners who are individuals and at least one of them shall be resident in, provided if an LLP all the partners are body corporate or in which one or more partners are individuals and bodies corporate, at least 2 individuals who are partner of such LLP or nominees of such body corporate shall act as designated partner। ये चीज लास्ट क्लास में बोला था, वही एग्जांपल जो यहाँ पर एग्जांपल दिया था कि सर अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर वो रेसिडेंट है तब तो आराम से डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएगा। लेकिन मानो कि 2 बॉडी कॉर्पोरेट माने सपोज से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और एक मानो एक एबीसी एंड कंपनी एलएलपी है, एबीसी एंड एलएलपी एक मानो, ठीक है, ये भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होता है। अब एक एलएलपी और एक कंपनी एक एलएलपी बना रहा है, दोनों मार्च करके एक एलएलपी बना, एक में एक कंपनी है, एक में एक एलएलपी है, 2 एलएलपी मिलके एक एक्चुअल एलएलपी बना रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में एक्स लिमिटेड भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और एबीसी एंड कंपनी लिमिटेड भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, पर इंटरेस्टिंगली ये दोनों ही बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। तो दोनों बॉडी कॉर्पोरेट के केस में अगर कोई रेसिडेंट हो भी जाता है तो कैसे पता चलेगा कि कंट्रोल कैसे होगा, क्योंकि दोनों ही तो आर्टिफिशियल है, यानी दोनों को लॉ ने बनाया, दोनों का कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस में इन दोनों का कोई नॉमिनी होना पड़ेगा जो डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकता है। उसका एग्जांपल मैं लास्ट दिन आपको पढ़ाया भी था। LLP has 3 partners, 1 individual that is Mr. X and 2 body corporate, for example Messrs XYZ Limited and Messrs ABC Limited. In this case Mr. X and 1 nominee of any body corporate, Mr. X and 1 nominee of body corporate shall be designated partner। यानी मिस्टर एक्स तो डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकता है क्योंकि वो इंडिविजुअल रेजिडेंट है, पर अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, तो जैसे कि मिसेस XYZ लिमिटेड, इसका नॉमिनी को होना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल भी था, एन एलएलपी बाय द सेम SMY LLP has 3 partners namely S1 Limited, MIS Limited and Y1 Limited। as there is no individual, अब इन तीनों के पार्टनरशिप में कोई इंडिविजुअल नहीं है, तो as partners in LLP nominees of any 2 said body corporate shall act as designated partner। इन दोनों में से, इन तीनों कंपनी में से कोई भी 2 नॉमिनेटेड पार्टनर्स होगा, ठीक है, बोर्ड बने निकलेगा यहाँ से जो डेजिग्नेटेड पार्टनर। सर एक कोम्पानी
सिलेक्ट होगा कि बाहर कंपनी सिलेक्ट करेगा। नॉमिनी क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव टाइप्स। जैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट का नॉमिनी कौन डिसाइड करता है? बस वैसे ही कंपनी डिसाइड करेगा कि कौन सा शेयर होल्डर को वो नॉमिनी करके भेजेगा। वेरी सिंपल। एक कंपनी का कौन शेयर होल्डर है उसी को बोलेगा भाई तुम कंपनी का शेयर होल्डर जाओ, तुमको हम नॉमिनी बनाते, तुम एलएलपी का डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाओ। ठीक है। सिमिलरली और भी चीजें बोलते हैं, इफ द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट specifies who are to be designated partner, such persons shall be designated partner on incorporation. States that each of the partners from time to time of LLP is to be designated partner. Every partner shall be a designated partner. Any partner may become a designated partner by and in accordance with the LLP agreement, and a partner may cease to be designated partner in accordance with the LLP agreement. अगर वो खत्म करना चाहता है तो एग्रीमेंट करके खत्म कर सकता है कि भाई हमें और आगे डेजिग्नेटेड बनना। तो लिख के रखो पार्टनरशिप में कि क्या करना चाहते हो, उसको पास कराओ, एग्रीमेंट करके अपने बीच में हो जाए। An individual shall not be become a designated partner in any LLP unless he has given his prior consent to act as such to the LLP in such form and manner as may be prescribed. यानी अगर वो पहले से बोल देता है फॉर्म वगैरह देके कि भाई नहीं हमको नहीं बनना है, तो वो पहले से बोलेगा। Every LLP shall file with register the particulars of every individual who has given his consent to act as a designated partner. जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है वो अपना कॉन्सेंट देगा। ठीक है, कॉन्सेंट फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, एंड मैनर एज मे प्रेस्क्राइब, और जब से वो डिसाइड करता है विद इन 30 days ऑफ अपॉइंटमेंट, जब से वो पार्टनर बना है उसके 30 दिन के अंदर उसको बताना पड़ेगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर ओके फॉर्म देखें, ये 30 days इंपॉर्टेंट है। An individual eligible to be designated partner shall satisfy such condition and requirement as may be prescribed. Every designated partner of the LLP shall obtain a designated partner identification number. जैसे डायरेक्टर के केस में DIN नंबर होता है, इनके केस में DPIN नंबर होता है। ठीक है, कंपनी के केस में DIN नंबर होता है ना, इनके केस में DPIN होता है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। एंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 153 to 159 ऑफ द कंपनीज एक्ट शैल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस एंड सेट पर्पस। माने जैसे कि कंपनी एक्ट में भी होता है 153 to 159 में, डायरेक्टर वगैरह के केस में सिमिलर काइंड ऑफ चीज यहाँ पर भी होता है। हाँ वही कि सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। इसको लैटिन प्रेस में म्यूटेटिस म्यूटेंडिस ऐसे करके बोला जाता है। रिगार्डिंग obtaining of the number, right? यस सर, बता दें। कंपनी से कैरेक्टर है तो यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, जैसे कंपनी में क्या होता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिटी क्या बोलते हैं म्यूटेटिस म्यूटेंटिस के बारे में? ये लातिन फ्रेज है, आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि अंग्रेज लोग जो भी करता है सब लातिन से उधार लिया, बोलता हूँ ना। जैसे हमारा हर चीज संस्कृत से उधार है, ठीक है, वैसे अंग्रेज लोगों का सारा चीज ऑलमोस्ट लातिन से है। ठीक है, म्यूटेटिस म्यूटेंटिस इज मेडिवल लातिन फ्रेज। मेडिवल माने मेडिवल माने ওটাকে বাংলাতে বলে মধ্যযুগ, মানে अराउंड 1000 जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का सिचुएशन ऐसा है। ठीक है, मैंने आज से कम 1000-1500 साल पहले। ठीक है, that means with things change that should be changed or once the necessary changes have been made, it is an adverb that indicates that something have changed and that the other things must change as well. यानी यहाँ पर चेंज होगा तो वहां पर भी चेंज होगा। ठीक है, for example in court if a precedent case was decided with a particular statute in force, as amended statute required changes to be incorporated to present decisions. What was decided in the previous case applies mutatis mutandis in the current matter. जो भी डायरेक्टर के केस में बनेगा ऑटोमेटिकली सिमिलर काइंड ऑफ थिंग यहाँ पर एलएलपी के केस में भी लागू हो सकता है। माने कोर्ट में हुआ है, पहले केस में हुआ है तो इस केस में भी होगा। ठीक है, इस चीज को म्यूटेटिस म्यूटेंडिस बोलते हैं। ठीक है, used when comparing two or more cases or situations, making necessary alteration while not affecting the main point and issue. main point को issue ना करके वहां पर हुआ है तो यहाँ पर main point को नहीं change करेंगे। ठीक है, main point वही रहेगा, दूसरे लॉ में हुआ है तो यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर दिया है like what is true of undergraduate teaching in England is equally true mutatis mutandis of American graduate schools. तुम अगर इंडिया में ग्रेजुएट हो तो तुमको इंग्लैंड में भी ग्रेजुएट ही माना जाएगा। समझ में आया सर? जब अंग्रेज लोग इंडिया में आया था ना सर, इंडिया का लिटरेसी रेट चेक किया था 1670-80 के टाइम पे 1670 आके चेक करके देखा
साउथ इंडिया में 99% लिटरेसी रेट है और नॉर्थ इंडिया में 98% लिटरेसी रेट है। लिटरेसी, ठीक है, साक्षरता हार, ठीक है। जैसे आज के डेट में पढ़ा लिखा 99%, साउथ इंडिया में 99%, नॉर्थ इंडिया में 98% इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। हम लोग नॉर्थ में आते हैं। इंडिया को अगर मेनली दो हिस्सों में बांटा जाए तो इंडिया एक नॉर्दर्न पार्ट में आता है और एक साउदर्न पार्ट में आता है, ठीक है। बीच से तोड़ो, मध्य प्रदेश के बीच से तोड़ दो तो नीचे वाला हिस्सा साउथ इंडिया माना जाता है, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ इंडिया माना जाता है। लेकिन हाँ, देश को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक हिस्से को ईस्ट इंडिया, एक हिस्से को वेस्ट इंडिया ऐसे भी बोलते हैं, बट मेनली इंडिया पार्टिकली है नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ठीक है। तो 98% इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है, और 99% इन साउथ इंडिया। तो ये देख के ब्रिटिश ऑफिसर रानी भेजा था उनको चेक करने के लिए, क्योंकि रूल करेगा तो सबसे पहले इनके एजुकेशन को तोड़ना होगा, रूल करेगा तो सबसे पहले एजुकेशन को तोड़ना होगा। तो उन्होंने चेक करके देखा भाई कैसे लिटरेट है, बोले जितना लिटरेसी का मतलब क्या, म्यूटेटिस समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। लिटरेसी का सिस्टम कैसे चेक कर रहा है, तो रानी पूछ रहे कि किस तरह से, जैसे आज की डेट में किसी को लिटरेट कहा जाता है कि अगर कोई 4 पास है। हाँ, आज के डेट में जो सरकारी नियम है कि इफ एनीवन इज 4 पास तो हम उसको लिटरेट बोल सकते हैं, माने वो पढ़ना लिखना जानता है, उसका अक्षर का ज्ञान है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन देखा जाए तो 4 पास बंदा को भी अक्षर का ज्ञान प्रॉपरली नहीं है, ऐसा केस भी मिलेगा। तो ये आज के डेट में इतना डिटोरिएशन हो गया है लिटरेसी रेट चेक करने का। तो इंग्लैंड जब आया है तो उस टाइम पे इंग्लैंड का लिटरेसी रेट था 30% ऑनली। इवन जब इंग्लैंड यहाँ पर आया था राज करने के लिए, तब इंग्लैंड में अगर कोई औरत घर से निकलता था, ठीक है, तो उसे डाइन बोल के जिंदा जला दिया जाता था। जिसको हम लोग आज फैशन का बॉस मानते हैं, समझ रहे? आप लोगों को पता ही नहीं आपका देश क्या है, बस आ गए मुंह उठा के। अब बोला ना भारत के बारे में, देखा ना, अपना देश है बोल सकते हैं। ये था भारत का हालत, ठीक है। फिर क्वीन ने बोला तो फिर कैसे इस कंट्री में रूल किया जाए, ठीक है। तो बोला क्या कैसे रूल होगा, सबसे पहले इनको इलिटरेट बनाओ, देखो इनका क्या वीक पॉइंट्स है। तो ढूंढ ढूंढ के निकला वीक पॉइंट्स कि जात पात हो सकता है, ठीक है, ये लोग थोड़ा माने इमोशनल है, इनमें से कोई कोई है जो पैसा का लोभ करता है, ठीक है, ठीक है, राजा राजा में पावर का मिसयूज है। तो जहां जहां वीक पॉइंट था वो हर जगह में बार किया, ठीक है। हिंदू मुस्लिम का ऐसे ही थोड़ा सा इशू था, ठीक है, उसको और ज्यादा बढ़ावा दे दिया, बस खत्म। इसको बुद्धि नहीं बोलते, इसको बुद्धि नहीं बोलता, इसको भ्रष्ट बुद्धि बोलता है, ठीक है। बुद्धि का मतलब अच्छा भी तो यूज हो सकता है, बुद्धि का मतलब सिर्फ बुराई में। वही, ठीक है। लेकिन ये एक रात दिन में नहीं हुआ, कुछ कुछ वो क्या बोलते हैं ना विभीषण, ठीक है, एक दो विभीषण के कारण ऐसा। जैसे अगर राजपूताना में बात करें, ठीक है, अगर मानसिंह मुगल का साथ ना देता और बाद में अंग्रेज का साथ ना देता तो राजस्थान का ये हालत ना होता, और अगर राजस्थान इंडिपेंडेंट रहता तो भारत भी इंडिपेंडेंट रहता। क्यों किया था, धीरे धीरे किया था। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि इंडिया में प्रॉब्लम कहाँ से हो गया, मुगल के अटैक से हुआ। मुगल अटैक से पूरा इंडिया का सिस्टम बिखर गया, और मुगल अटैक ब्रिटिश ने नहीं किया था, वो मुगल लोगों ने किया था। मुगल ने अटैक किया था राजस्थान में। राजस्थान अगर तोड़फोड़ ना होता, क्योंकि इंडिया को अटैक करने का एक ही रास्ता था, दैट इज राजस्थान, और कोई जगह नहीं है अटैक करने का। ऊपर तो तिब्बत है, तिब्बत से कहाँ आएगा भाई इतना पहाड़ी क्रॉस करके, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। और चाइना दूर था, तिब्बत क्रॉस करके चाइना था, ठीक है, और चाइना उस टाइम पे हमारे साथ दोस्ती था, चाइना का ऐसा रिलेशन नहीं था। तो पूरा अटैक जो भी होता था ना, मंगोलिया वगैरह होके, तुर्किस्तान ये सब जगह होके, पूरा लैंड के थ्रू से होता था, तब ये वाटर सिचुएशन से होता नहीं था, ठीक है। अगर राजस्थान में अटैक होता तो आज इंडिया का बाकी जो, जैसे बाद में ब्रिटिश आया तो इंडिया कैसे तोड़फोड़ हालत में ना पाता। हाँ,
वो तो बहुत बाद में, और तो बाद में, और बाद में मैं उससे पहले का बात करूं, मैं बात कर रहा हूँ अप्रोक्स 1500 का, 1500 का बात कर रहा हूँ, उसके बाद से हाँ वही तो लास्ट इंडिया का लास्ट एक्चुअल इंडियन राजा, ठीक है 1100 में। चलो छोड़ो, हिस्ट्री हो जा रहा है, ठीक है ठीक है, बीच बीच में थोड़ा सा कर लेते हैं सबसे। आज तो मोबाइल लेकिन भाग गया था इस साल के दोरा करके मानो कि गिरा के वापस आएगा अपन पाए। Liabilities of designated partner, एक designated partner का liability सेक्शन 8 में बोला है, unless expressly provided otherwise in this act, a designated partner shall be responsible for doing all acts, matters and things। अभी पूछ रहा था मेरे को क्या क्या कर सकता है नहीं कर सकता है, responsible for doing all acts, matters and things as are required to be done by the limited liability partnership in respect of कंप्लायंस माने जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन जैसे जैसे करना चाहिए, इंक्लूडिंग फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट एंड द लाइक रिपोर्ट pursuant to provisions of this act as may be specified by the LLP, liable to all penalties imposed on the limited liability partnership for any contravention of those provisions। अगर LLP कुछ भी रूल रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता है तो जो भी पनिशमेंट होगा वो डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर ही। ये सिंपल बात है भाई, तुम बिजनेस का डेजिग्नेटेड पार्टनर बन रहे हो तो तुम्हें ही दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पड़ेगा। चेंज इन डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 9 कहता है यस पॉसिबल, a limited liability partnership may appoint a designated partner within 30 days of the vacancy arising for any reason for the provision of subsection 4 of subsection 5 or section 7 shall apply in respect of, माने अगर वैकेंसी क्रिएट होता है तो 30 दिन के अंदर न्यू डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट कर दो, ठीक है। is appointed or if any time there is only one designated partner, each partner shall be deemed to be the designated partner। अगर किसी टाइम में ऐसा होता है कि दो डेजिग्नेटेड होना चाहिए, अगर मानो एक नहीं है तो एक रह गया, तो जो एक है उसी को कंपनी का डेजिग्नेटेड पार्टनर माना जाएगा। इवन अगर एक साल एक बिजनेस LLP बिना डेजिग्नेटेड पार्टनर का जो भी प्रोविजंस है इस तरह से चलता है तो वो एक डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि सिंगल हैंडेडली तो आप पार्टनर नहीं हो सकते। हाँ मैंने बेसिकली एक पार्टनरशिप फॉर्म में मानो 3 या 4 मेंबर है, ठीक है, तो उसमें 4 में से मानो 2 डेजिग्नेटेड है, अब 2 में से एक डेजिग्नेटेड किसी कारण से छोड़ के चला गया, ठीक है, तो 2 में से एक चला गया तो बचा कितना, एक बचा। तो अगर 4 पार्टनर है तो 4 में से 2 डेजिग्नेटेड था, 2 में से एक चला गया बचा, अभी डेजिग्नेटेड में एक ही बचा है ना, तो ठीक है अभी और 2 बचा है, ठीक है, 4 में से एक चला गया, 3 में से और 2 बचा है, एक तो ऑलरेडी है, तो बाकी 2 को भी डेजिग्नेटेड पार्टनर माना जाएगा, माने वॉल्यूम डीम्ड हो जाएगा। सर ये गवर्नमेंट इसलिए करके रखा क्योंकि डेजिग्नेटेड पार्टनर का टाइम निकल गया, आपने अभी तक डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट क्यों नहीं किया, ये जो गैप क्रिएट होता है जल्दी जल्दी कर दो, वाइंड अप करेगा अपने अनलिमिटेड लायबिलिटी में डाल देगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बोलता है कि respect of such new designated partner provided that if no designated partner is appointed or if at any time there is only one designated partner, each partner shall be deemed to be the designated partner। तो जितना पार्टनर रहेगा सभी को डेजिग्नेटेड पार्टनर मानेगा, और सबको डेजिग्नेटेड पार्टनर मानने का जो सुविधा गवर्नमेंट को है वो ये है कि सबके ऊपर पेनल्टी लग सकता है, समझ रहे, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 10 इफ द LLP कॉन्ट्रावेंस माने रूल तोड़ता है प्रोविजन ऑफ, हाँ बोलो क्या क्या, अच्छा ठीक है, जो भी दिया हुआ यही है सर, ये अपडेटेड है, क्या दिया हुआ है, नहीं नहीं अगर दिया हुआ है तो फिर अपडेट नहीं है, ये अपडेटेड है। जो नॉन डेजिग्नेटेड पार्टनर जाएगा इंक्लूडिंग एडिशन डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन के टीम टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर ধরে নেওয়া হবে স্যার, মানে ওটারও কি কোনো টাইম লিমিট আছে, কারণ 30 ডেজটা তো আগে আমরা পড়লাম যে 30 ডেজের মধ্যে ডেজিগনেটেড পার্টনারের নামটা এখানে টাইম লিমিট নেই, টাইম লিমিট নেই, अगर যদি কোনো সময় দেখা যায় কি একটাই ডেজিগনেটেড পার্টনার আছে তাহলে যতজন বাকি থাকবে সবাইকে ডেজিগনেটেড এরকম কোনো ব্যাপার নেই কি এই পিরিয়ডের মধ্যে যে সময় দেখবে মানে
রিটার্ন জমা দেওয়ার সময় ডকুমেন্ট কি দেখা যাবে? যখনই গভর্নমেন্ট এজেন্সি দেখতে চাইবে কি এলএলপি সব ঠিকঠাক চলছে কিনা, कॉम्प्लायंस फाइल করতে হবে, रिटर्न फाइल করতে হবে। सपोज रिटर्न फाइल करेगा तो रिटर्न फाइल करने से पार्टनर का नाम देखना पड़ेगा, तो कितना डेजिग्नेटेड है बोलना पड़ेगा। अगर इफ एनी टाइम गवर्नमेंट को देखते कि भाई एक डेजिग्नेटेड पार्टनर है, तो गवर्नमेंट देखेगा भाई ये तो खराब है, तो फिर इन दैट मोमेंट जितना पार्टनर रहेगा सबको डेजिग्नेटेड मान लेगा। हो सकता है ना? ठीक है, क्या हुआ, क्या दिक्कत है? हंड्रेड इधर भी तो है। सर उसमें 100 से लेकर 50,000 तक। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, रुक जा। सेक्शन 7 मीनिंग दैट द नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर लेस देन 2 और नन। देखो इफ कौन से केस में बोला है वो तो पहले देख ले। इफ द एलएलपी कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 मीनिंग दैट द नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर लेस देन 2 और नन ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर इज रेजिडेंट इन इंडिया। माने बेसिकली ये रूल का कॉन्ट्रावेन हो रहा है। मेरे बेसिकली तुम्हारे पास 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, तुम्हारे पास एक है, या फिर तुमको रेजिडेंट 2 रेजिडेंट एक रेजिडेंट पार्टनर होना चाहिए, बस तुम्हारे पास नहीं है। The LLP and its every partner shall be liable to a penalty of 10,000 and in case of continuing contravention with further penalty of 100 per day subject to maximum of 1 lakh for LLP and 50,000 for every partner of such LLP। क्या ये इस तरह का पॉइंट के कारण दिया हुआ है? डिटेल्स में नहीं है ना, हाँ, इसलिए ये और ज्यादा क्लैरिटी से है, उसको स्किप करो, उसको तुम लोग छोड़ो। इस पॉइंट का मतलब है कि कोई भी कॉन्ट्रावेंस होता है उसमें तो हम लोग देखिए कैसे बता रहे हैं, इसमें स्पेसिफिकली बोला है इसके लिए इसमें बोल रहे हैं ओवरऑल कॉन्ट्रावेंस करता है। मैं समझ गया, ये और क्लैरिटी से है सर, तुम इस क्लैरिटी को पढ़ो। एक ही चीज है, ये एलएलपी एक्ट का अपडेटेड वर्जन है, तुम इसी को पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। If the LLP contravene the provision of subsection 4 of section 7, that is failure to file the consent of appointment of designated partner within 30 days of this appointment, the LLP and its every designated partner shall be liable to a penalty of 5,000 and in case of continuing contravention with further penalty of again 100 per day to subject to maximum 50,000 for LLP and 25,000 for every designated partner. Third point में बोलते हैं कि LLP contravene the provision of section 5 of section 7, sorry section 7 का subsection 5 और section 9 और LLP and its every partner shall be liable to a penalty of 10,000 in case of continuing contravention with further penalty of 100 per day subject to maximum of 1 lakh for LLP and 50,000 for every partner of such। इतना सारा डिटेल दिया है डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में, ये थोड़ा सा लिख के पॉइंट आउट अपने से कर लेना सर, ठीक है, क्योंकि याद तो उतना रहेगा नहीं, लेकिन अगर लिख के करोगे तो थोड़ा ठीक ठाक होगा। और पेनल्टी गलत मत लिखना सर, ठीक है, पेनल्टी गलत मत। और तुम लोग की किताब में क्या है मैं देखता हूँ, ठीक है। अच्छा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, ये बेसिकली जैसे हम लोग कंपनी कैसे बनाना होता है ये चीज की बात किए थे, सिमिलरली एलएलपी बनाता कैसे है इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप डेटा है, जिसको सेक्शन 11 में बोला है, ठीक है। किस में बोला है? सेक्शन 11 में। देखो यहाँ पर क्या लिखता है, चलो मैं आपको बताता हूँ, पढ़ो 5 मिनट पढ़ो। The most important document needed for registration in the incorporation of document is for LLPs to be incorporated। क्या चाहिए? क्योंकि LLP बना रहे हो तो कम से कम 2 लोग चाहिए, पार्टनरशिप होगा। पार्टनरशिप अकेला किसके साथ पार्टनरशिप करेगा? हाँ, 2 केला चाहिए कि नहीं चाहिए? अकेला नहीं होगा, अकेला नहीं होगा, 2 केला चाहिए। तो क्या करोगे? 2 केला खरीद लो और बना लो। 2 or more persons associated for carrying on a lawful business with view to earn profit shall subscribe their names on an incorporation document। प्रॉफिट मोटिव भी आना चाहिए सर, चैरिटी के लिए मत आओ, उसके लिए एनपीओ खोलो, ठीक है। चैरिटी का काम करना है, एनपीओ खोलो, बिजनेस करके प्रॉफिट कमाना है एलएलपी, ठीक है। ज्यादा मन में दया दक्षिणा चल रहा है ना कि नहीं हमको दया करना है, तो एनपीओ खोलो, दया करो, ठीक है। गुरुदेव दया कर दीन जन। चलो आ जाओ।
The incorporation document shall be filed in such manner and with such fees as may be prescribed with the register of the state in which the registered office of the LLP is to be situated. जिस स्टेट में तुम्हारा LLP का registered office situated होगा वहां पर आपको incorporate करना है. जैसे कि वेस्ट बंगाल में निजाम पैलेस में इन कंपनीज का सारा चीजें हैं. इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स आर नाउ प्रोसीड इलेक्ट्रॉनिकली, लेकिन आजकल क्या है ना, आपको कहीं जाना नहीं है, सारा इलेक्ट्रॉनिकली होगा बाय रजिस्टर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर सिंस 2 अक्टूबर 2018 के बाद. ठीक है. स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड, क्या क्या स्टेटमेंट में फाइल करना होगा, चलो देख लो सर. एक कंपनी सॉरी एलएलपी बनाना है तो उसमें क्या फाइल करवाना है, किससे साइन करवाना है. देयर शैल बी फाइल्ड अलोंग विद द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट. ठीक है. इनकॉर्पोरेशन का जो भी डॉक्यूमेंट है उसको पूरा फिलअप करो. स्टेटमेंट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म. ठीक है. मेड बाय आइदर एन एडवोकेट और एन कंपनी सेक्रेटरी या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट. ठीक है. सीएस हो सकता है, सीएमए भी हो सकता है, सीए भी हो सकता है. एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द एलएलपी. तीनों भाई में से कोई भी भाई कर सकता है. सर बहन क्यों नहीं? हाँ पता है भाई, तुम लोगों का सोच कहां तक जाता है ना, उतना सोच तो मेरा चलता है भाई. ऐसे ही मेरा बाल वगैरह सब खत्म नहीं किया मैंने, वो सोच सोच के बाल खत्म किया मैंने. क्या टेम्पो कर करके है नहीं, ये तुम लोगों का ये जो मतलब घुटनों से लेके सर तक का सोच है, वो सोच सोच के मेरा ऐसा हालत हुआ है. चलो जोक से बात. by anyone who subscribed his name to the incorporation document. ठीक है. by anyone who subscribed his name to the incorporation, जो बेसिकली एलएलपी का पार्टनर बन रहे हैं वही सब्सक्राइब करेगा ना डॉक्यूमेंट में. that all the requirement of this act and the rules made thereunder have been complied with. माने बेसिकली प्रॉपर्ली कंप्लायंस फॉलो करो, जैसे करना है वैसे करो. ठीक है. ज्यादा इधर उधर का बात ना करो. in respect of incorporation and matter precedent and incidental, the incorporation document shall be as may be prescribed. State the name of the LLP, state the proposed business of the LLP. माने भाई क्या करते हो, क्या खाते हो, कहाँ जाते हो, किससे उठते हो, किससे बैठते हो. चलो देखो. ठीक है. नेम ऑफ द LLP, नाम क्या है. ठीक है. लड़की देखने गए हो. ठीक है. नाम पूछो. हाँ आजकल पूछता है ना, नाम तो ऐसे भी पूछते हैं, लड़की देखने जाते तभी पूछते हैं. लड़का को भी नाम पूछता होगा. लड़की वो डोमिनेशन चला गया भाई. क्या बिजनेस करते हो भाई. ठीक है. बिजनेस का नाम बताओ. स्टेट द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, कहाँ है तुम्हारा दुकान, दुकान का एड्रेस बताओ. सर ऐसे कुछ करके बताते हैं क्या दुकान का एड्रेस. हाँ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एक जिज्ञास है. वेरी सिंपल. लॉ इज नथिंग, इट्स अ डेली लाइफ. State the address of the registered office of the LLP. State the name and address of each of the person who are to be partners of the LLP. जो लोग कंपनी का ओनर पार्टनर बनने जा रहे हैं उनका एड्रेस पूछेगा, बता दो भाई. स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु आर टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द एलएलपी. उनका अलग से फॉर्म फिलअप बताना पड़ेगा. कंटेंट्स ज्यादा इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द प्रपोज्ड एलएलपी एज मे प्रिस्क्राइब. अगर कोई ऐसा बात हो जो इंपॉर्टेंट हो वो भी बता दो. इफ ए पर्सन मेक्स ए स्टेटमेंट एज डिस्कस्ड अबव व्हिच इज knows to be false, जो भी बोला गया अगर उसमें से कोई भी बात गलत निकलते हैं, does not believe to be true shall be punishable. ठीक है. penalty for false declaration. ठीक है. with imprisonment for a term of 2 years and with fine which shall not be less than 10,000 but which may extend to 5 लाख. गलत इंफॉर्मेशन दोगे जेल होगा 2 साल तक का. ठीक है. 10,000 तक का फाइन मिनिमम और 5 लाख तक वो फाइन आपको एक्सटेंड किया जा सकता है. तो गलत इंफॉर्मेशन दोगे तो फंस सकते हो सर. ठीक है. तो ये हो गया आपका इनकॉर्पोरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट. ठीक है. इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट. ठीक है. सेक्शन 11. आगे बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन. सेक्शन 12. When requirements imposed by clause B, C of subsection 1 of section 11 have been complied with, the register shall retain the incorporation document and unless requirement imposed by the clause A of that section. ठीक है. Within a period of 14 days आपको सारा चीज रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आप जमा करोगे उसको रजिस्टर करवाओ. गिव ए सर्टिफिकेट दैट एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम स्पेसिफाइड देयरिन. ठीक है. सर्टिफिकेट दो कि इस नाम पे हुआ है. The registrar may accept the statement delivered under clause C of subsection 1 of subsection 11. The certificate issued under subsection clause B of section 1 of subsection 11 and certificate shall be conclusive evidence that LLP is incorporated by the name specified. यानी सर्टिफिकेट में पूरा होना चाहिए कि इसी नाम पे LLP. फिर उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP एंड चेंज देयरिन.
अगर रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ बना रहे हो, अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हो उसके बारे में बोला है। यहाँ पर ये भी बोला है कि सर इफ द एलएलपी कॉन्ट्रावेंट एनी प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन द एलएलपी एवरी पार्टनर शैल बी पनिशेबल विद पेनल्टी ऑफ ₹500 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50,000। आई थिंक तुम लोग वहां पर इस रजिस्ट्रेशन के, ठीक है ये तुम लोग ये रजिस्टर्ड ऑफिस के केस का जो फाइन है ये वाला चीज, ठीक है। A document may be served on an LLP or a partner or designated partner by sending it by post under a certificate of posting or registered post or by any other manner as may be prescribed. An LLP may change the place of registered office and file the notice of such change with the register in such a form or manner. माने अगर चेंज करना चाहता है तो चेंज भी कर सकता है, लेकिन जो कुछ भी होगा एज पर टर्म्स कंडीशंस करो। अगर कुछ भी कॉन्ट्रावेंट होगा तो आपको 500 टका से लेके 50,000 तक का पेनल्टी तो आ जा सकता है, ठीक है। सर रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होता है इसके और मैं नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि मैं स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में आपको एलएलपी का कैरेक्टर ही बता रहा था, ठीक है, कि एक बार तुम आ जाओ, तुम्हारा यहाँ पर बेसिकली तुम्हारा जन्म हो गया है, ठीक है। अब जैसे तुम जन्म ले लेते हो, फिर जन्म होने के बाद तुमको क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, नामकरण से लेके तुमको वही जो एक एलएलपी का कैरेक्टर होता है वो सेक्शन 14 वो कैरेक्टर को यहाँ पर बोला है एलएलपी का पावर, ठीक है। नाम के बारे में सेक्शन 15, नाम रिजर्व के बारे में सेक्शन 16, नाम रेक्टिफिकेशन के बारे में सेक्शन 17, ठीक है। समझ में आया सर? एक बार क्या करोगे नेक्स्ट क्लास में जब आओगे एक बार गो थ्रू करके आना, अगर कहीं किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट रहे तो मेरे को एक बार पूछना, क्योंकि मैं एलएलपी पे टेस्ट लेने वाला हूँ, ठीक है। एलएलपी में मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, आप लोग एक बार गो थ्रू करके आना, जिस पॉइंट में आप लोगों को डाउट रहेगा सेक्शन 14 नहीं सेक्शन 7 मैं पूरा एलएलपी पे ही टेस्ट लूंगा, ठीक है, मैं पूरा एलएलपी भी टेस्ट रखूंगा, ठीक है। आप लोग एक बार पूरा गो थ्रू करके आना, जिस पॉइंट में डाउट रहेगा मैं उसको बोल दूंगा, ठीक है, उसके बाद ही मैं टेस्ट। सेक्शन एक बार पढ़ के आओ, ठीक है, एक बार पढ़ के आओ। सवाई बुझते पारलो? आर्जो, अभिजीत, गौरव, प्रिया, सनोन, शुभंकर, ठीक है सर, ठीक है सर, फिर तो फिर आज इतना ही है। फाउंडेशन के लिए जितना चाहिए था मैं पढ़ा दिया, ठीक है। हाँ हाँ फोटो पाठी करना तो पेज दी भी ना मतलब पेज दिए थे कि नहीं पेज दिए थे। ओके सर बाय। স্যার তাহলে আমাদের নেক্সট এই মাসের এন্ডেই তো এক্সামটা হবে লয়ের। তোদের এই মাসে কন্ট্রাক্টর হবে, তারপরের মাসে লয়ার ক্লিয়ার হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার এই মাসে আপনি কন্ট্রাক্টর বলেছেন মানে ফ্রি কনসেন্ট অবধি হবে তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ লিখে দিয়েছি তো আমি, ঠিক আছে।